तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बेन्यू नहा रही होती है और फिर एक बुढ़िया आती है, कहती है कि बेन्यू सामा, आपका लेटर आ गया है, तो आपको अब वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वो जाने के लिए यहाँ पे रेडी हो रही होती है, तब वो बुढ़िया बताती है कि उन लोगों ने और भी किसी पावरफुल को वहाँ पर बुलाया है, कोई आपसे भी ज़्यादा शायद पावरफुल है। तब बेन्यू सुन के हैरान हो जाती है कि क्या मुझसे भी कोई पावरफुल है। सीन कट होता है, हमें रोकू को दिखाया जाता है जो एक लड़की को प्रपोज कर रहा था, मगर वो कहती है कि ना भाई, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो पूछता है क्यों, तो वो बताती है क्योंकि मुझे मतलब इंटेलिजेंट लड़के पसंद है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इंटेलिजेंट बन जाऊंगा, आइंस्टाइन को भी पीछे कर दूंगा। हाँ हाँ, क्या बोलती हो। लेकिन वो कहती है कि ना, तुम मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये सुन के वो थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा होता है कि क्या यार, लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वो रोते रोते भागता है, तो जाके मयूरा से टकराता है, पता नहीं कहाँ टकराता है। तो वो कहती है कि तुम्हें हर लड़की पे ट्राई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये सुन के रोको गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने बोला, मुझे लड़की पे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे लड़कियों पे ही ट्राई करने की जरूरत है, लड़के तो तुरंत पड़ जाते हैं। और तुमने क्या वो कहावत नहीं सुनी है कि प्यार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी अपनी ज़िंदगी बदलनी है। वैसे तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं? मयूरा कहती है कि तुम जैसे हो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो, यही तो तुम्हारी स्पेशल बात है। अब ये सुन के वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो थोड़ी सी उसकी बेइज्जती भी कर देती है। असल में ये इसकी काफ़ी अच्छी दोस्त होती है ना, इसलिए इसकी बेइज्जती कर देती है और उसे बताती भी है कि आगे चलकर क्या करना है तुम्हें ज़िंदगी में। लेकिन रोको को तो बस चाहिए प्यार, 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 प्यार के अलावा इसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वो उसकी बेइज्जती करती है तो बेचारा रोने लगता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे मिलकर यहाँ पे एक लड़के को परेशान कर रहे थे, तो रोकू जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन गलती से पैर फंस के गिर जाता है। वो बच्चे डर जाते हैं देख के इसका भयानक चेहरा, और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। सीन कट होता है, हमें बेनियो को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम डैड की तस्वीर देख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे वो देखती है कि अचानक से ट्रेन का ऑरा पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ पे मॉन्स्टर्स आ चुके थे, अनदर वर्ल्ड के मॉन्स्टर आ गए थे, तो सब लोग भाग रहे होते हैं, मगर बेनियो को भागने की जरूरत नहीं, वो अपना तालिस्मा निकालती है। उसके बाद तो आपको पता ही है कि एग्जॉर्सिस्ट क्या करते हैं, वो अपने तालिस्मा का इस्तेमाल करती है और फिर हम देखते हैं कि वो पहुंच चुकी रहती है अनदर वर्ल्ड में। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मास्टर को, ये होते हैं रोकू के मास्टर। और वहाँ पे रियो आ चुका रहता है जो इनका स्टूडेंट रहता है। वो कहते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे मॉन्स्टर्स है, तुम्हें वहाँ जाके चेक करना चाहिए। रियो कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं जाता हूँ और चेक कर लेता हूँ। असल में वो बेनियो की ही लोकेशन रहती है जहाँ पे मॉन्स्टर्स आए थे। तो अब ये और इसके साथी वहाँ से जाने लगते हैं। उतनी देर में हम देखते हैं कि रोकू वहाँ पर आ चुका रहता है, तो वो लोग कहते हैं तुम भी चलोगे क्या। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। और रियो कहता है कि अरे एक बार चलो तो, लेकिन रोकू कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ, ये बेकार सा एग्जॉर्सिस्ट वाला काम मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। पता नहीं इसे क्यों इतनी ज़्यादा एग्जॉर्सिस्ट से नफरत हुआ करती है, क्योंकि एकदम साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम लोग अपना काम करो। उसके दोस्त कहते हैं कि भाई ये इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ क्यों रहता है, मतलब क्या प्रॉब्लम है इसकी। तब रियो बताता है कि जब मैं यहाँ पे आया था तब वो बहुत ही कमाल का एग्जॉर्सिस्ट था। आगे हमें दिखाया जाता है बेनियो को, और बेनियो यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। असल में बेनियो कोई नॉर्मल नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा ये पावरफुल रहती है। एग्जॉर्सिस्ट में भी कुछ लेवल्स होते हैं, तो वो मतलब एक मिड लेवल पे रहती है, ठीक है। और काफ़ी स्विफ्टली तरीके से यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को मार रही थी, मगर ये जो उड़ने वाला था थोड़ा सा दिमाग खराब कर रहा होता है, तो वो अपना तालिस्मा का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे एक बहुत ही फाइनल खतरनाक हमला करती है और उसे मार देती है। इसमें उसकी एनर्जी खत्म होती है और वो गिरने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है रोकू को, जो यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्या यार, ये लोग भी बकवास है। तभी वो देखता है कि एक लड़की ऊपर आसमान से गिर रही होती है, और ये देख के वो एकदम हैरान हो जाता है कि अरे ये अचानक से मतलब बीच आसमान में ये लड़की कहाँ से गिर रही है। वो उसे बचाने के लिए कूदता है और सीधे पानी में गिर जाता है। उसके बाद तेजी से सांस ले रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है बेनियो को तो उसकी खूबसूरती देख के ये पगला गया रहता है। खूबसूरती पगला कहीं का, समझे। और फिर यहाँ पे तो वो बस देखने ही जा रहा होता है, वो अपने कपड़े को निचोड़ रही होती है। फिर वो एक मैप निकालती है और सोचती है कि आखिर ये एड्रेस कहाँ पर है। तो वो रोकू से कहती है कि क्या तुम मुझे ये एड्रेस बता सकते हो। तो वो कहता है अच्छा ये एड्रेस, वैसे ये एड्रेस तो उसे घंटा खुद भी नहीं पता रहता है। लेकिन लड़की के सामने तेज बनने के लिए वो कह रहा होता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये एड्रेस बता दूंगा, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, छोटा मोटा एड्रेस ही तो है, चलो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो बेनियो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन उतना खास नहीं रहता है। हालांकि वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा ये मतलब स्कूल ड्रेस कहाँ का है, मैंने नहीं देखा है, मुझे नहीं लगता तुम यहाँ की हो। लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही होती है, चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तो ये सोचता है कि खैर छोड़ो, क्या ही इससे बोलना है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो रास्ता खुद ही भूल गया रहता है और यहाँ पे बेनियो को भूख लगी हुई रहती है। तो वो कहती है कि चलो मुझे वहाँ पे खाना खाना है। वो कहता है कि तुम खा क्यों नहीं लेती हो। तो वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है गधे कहीं के, तो मैं कैसे खा सकती हूँ। तो अब यहाँ पे बेचारा क्या करेगा, अब एक लड़की मदद मांग रही है तो लड़कियों की मदद करना तो अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात है। इसीलिए वो उसे अपना वॉलेट ही दे देता है और कहता है जाओ जाकर खा लो। तो वो फ़ायदा उठा के पूरा भाई पैसा ही ख़त्म कर देती है उसका। अब यहाँ पे भूख तो हमारे रोकू को भी लगा हुआ रहता है, मगर बेन्यू ने पूरा पैसा ही ख़त्म कर दिया रहता है, तो अब बेचारा क्या कर देगा। तो वो उसके में से लेने की कोशिश करता है, मगर वो उसे मना कर देती है भाई।
और फिर अब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, जहाँ पे छोटे भाई बहन जा रहे होते हैं, जिसे देख के बेन्यू काफ़ी खुश होती है। अचानक से वातावरण फिर से चेंज हो जाता है। इसका मतलब अनदर वर्ल्ड का गेट अब वापस से खुल चुका है और मॉन्स्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो वो भाई बहन गायब हो चुके हैं और रोकू को कुछ समझ आता है कि यार ये क्या, ये भी एक एक्सॉर्सिस्ट है, और वो सीधे पहुंच जाता है दूसरी वर्ल्ड में, क्योंकि बेन्यू ने गेट खोल दिया था। यहाँ पे बड़ा सा मॉन्स्टर रहता है, तो हमारी बेन्यू आती है और उसे मारना शुरू कर देती है। ये सब छोटे मोटे मॉन्स्टर रहते हैं, उसे तो यूं ही मार देगी। तो रोकू देख लेता है और समझ लेता है अच्छा तो ये एक एग्जॉर्सिस्ट है और कोई नॉर्मल नहीं, थोड़े हाई लेवल की एग्जॉर्सिस्ट है। ये अपनी तालिस्मा का इस्तेमाल करके अपनी पावर्स को और बढ़ा लेती है। मतलब आप इसे एक मेगा मोड भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा दिखने में शानदार और काफ़ी खतरनाक भी रहता है। वो आराम से सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है, मतलब कुछ रहता ही नहीं है। और रोकू देख के ये हैरान हो जाता है। उसके बाद वो बच्चे के पास आती है और उसके घाव को हील कर देती है। तब हमें ये लगता है, देखने में आता है वो और कहता है कि वाह तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो। लेकिन इससे पहले कि यहाँ इनके बीच में कुछ बातें हो पाती, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहता है। तो बेन्यू यहाँ रोकू को कहती है कि तुम बच्चों को लेके निकल जाओ, मैं इससे निपट लूंगी। लेकिन अभी उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो रही थी, क्योंकि पहले ही उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया था। तो वो उसे तालिस्मा देती है और कहती है कि बच्चों को लेके यहाँ से तुम निकल जाओ, ठीक है, मैं इस मॉन्स्टर को संभाल लूंगी। लेकिन वो कहता है कि तुम कैसे, मतलब इतना ताकतवर मॉन्स्टर है। तब कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रोकू कह रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हें भी अपने साथ ही लेके जाऊंगा। मगर बेन्यू उससे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम चुपचाप जाओ बच्चों को लेके यहाँ से, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमें कुछ हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर बच्चों को यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। रोको को यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है कि भाई ये कैसी बातें कर रही है, मैं किसी को ऐसे मरने नहीं छोड़ सकता हूँ। क्योंकि पहले भी पास्ट में इंसिडेंट ऐसा इसके साथ कुछ हुआ है कि शायद कोई इसका अपना करीबी नहीं रहा था और इसे काफ़ी रिग्रेट होता है। और वही पास्ट अपना वो याद भी कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि बेन्यू यहाँ पे फुल फायर तो कर रही होती है, मगर वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि क्या ही बोला जाए, उसका कोई हमला काम ही नहीं कर रहा होता है। मॉन्स्टर को एक स्क्रैच तक नहीं आया हुआ रहता है और यहाँ पे उसका मास्क भी टूट रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे रोको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कहता है कि ये वापस से मैं नहीं होने दूंगा, नहीं मैं इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और वो मॉन्स्टर पे भाई हमला करती है, मॉन्स्टर भी हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर के हमले ज़्यादा खतरनाक रहते हैं और इसकी तो हालत एकदम ख़राब हो चुकी रहती है। लेकिन तब तक जो हमारा रूकू रहता है वो उसके सामने में आ गया रहता है। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़, कहीं के चले जाओ यहाँ से। मगर रूकू कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, जब तक मैं तुम्हें यहाँ से साथ में लेके ना निकलूँ तब तक मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। और बेन्यू ये सोच के हैरान होती कि आखिर ये बंदा क्या ही कर लेगा। तब हम देखते हैं कि वो अपना ब्लैक तालिस्मा निकालता है, जिसे देख के वो हैरान हो गई थी कि ये क्या है। और इसके हाथ काँप रहे होते, उसे कुछ पास्ट का बात याद आ रहा होता है, जहाँ पे बेन्यू देखती है कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुका रहता है और कुछ ऐसा वैसा नहीं, इसका हाथ ट्रांसफॉर्म होता है। बेन्यू सोचती है कि आखिर ये क्या है, लेकिन जो रोकू रहता है भाई वो बहुत तगड़ा रहता है और एक ही बार में हमला करता है, अपनी फुल पावर के साथ हमला करता है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से जब ये अपना हमला करता है ना, उस मॉन्स्टर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। बेन्यू देख के एकदम हैरान हो जाती है कि ये क्या, मेरे इतने हमलों से कुछ नहीं हुआ और इसने बस एक ही पंच में, आखिर ये कौन सी पावर है। और बेन्यू को यहाँ पे जलन होने लगी थी हमारे रोकू से कि आखिर ये कौन सी पावर है, मतलब मैंने ये पावर कभी भी कहीं देखी नहीं, मुझे इससे ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। लेकिन रोकू को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं रहता है कि आखिर क्या हुआ यहाँ पे। तब ये कहता है कि चलो वापस चलते हैं, मगर बेन्यू के अंदर में ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा मुझसे ज़्यादा ताकतवर कैसे निकल सकता है। तो इसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और एक ज़ोरदार लात मारती है। वो कहता है कि प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, ठीक है, ये बात किसी को भी नहीं बताना। तो वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है। यहाँ पर वो एकदम चुपचाप रहती है, क्योंकि इसे गुस्सा रहता है कि आखिर ये मुझसे ताकतवर कैसे हो सकता है। ये छोटा सा नादान सा बच्चा, वो चली जाती है यहाँ से बिना कुछ बोले। रोकू को भी बहुत गुस्सा आता है कि ये लड़की अपने आप को समझती क्या है भाई, हाँ। और यहाँ तो ये याद कर रही होती है सभी बातों को। और फिर जो हमारा रोकू रहता है वो भी अपनी डॉर्मेट्री में जा रहा होता है और सोचता है कि काश ये लड़की मुझे ज़िंदगी में फिर कभी ना मिले, हाँ, ना ही मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेचारा थका हुआ अपने डॉर्मेट्री में जब रोकू वापस आता है तो देख के हैरान था कि बेन्यू की खातिरदारी हो रही थी और ये इनकी स्पेशल गेस्ट रहती है। बॉस कहते हैं कि आज ये यहीं पे रहने वाली है, आज क्या हमेशा के लिए ये यहीं पे रहने वाली है, तो मैडम के साथ थोड़ा अच्छा सा व्यवहार करना। रियो कहता है कि ये तुम्हारी कलीग है, तुम दोनों मतलब सेम एज के हो, तो तुम लोग अपना आपस में बात करना। मगर यहाँ तो रोकू को गुस्सा रहता है और बेन्यू को भी गुस्सा रहता है, तो वो कहता है कि तुम यहाँ तक मेरा पीछा करते करते पहुंच गई। तभी बेन्यू का फैमिलियर निकलता और कहता है कि मेरी मालकिन को ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ भाऊ भाऊ। और जो हमारा रोकू रहता है वो कुछ बोल रहा होता है, मगर लोग उसकी कहाँ सुनने वाले थे भाई, लोग तो लड़की की ही सुनेंगे, क्योंकि डॉर्मेट्री में अकेली लड़की रहती है भाई, सभी लड़के रहते हैं और कुछ ठरकी बुड्ढे भी रहते हैं। अब जब रात में ये सोया हुआ रहता है तो बेन्यू चुपचाप इसके कमरे में आती है और इसके मुंह पे लगा देती है टेप, जहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये उड़ जाता है, कहता है कि तुम अचानक से मेरे कमरे में आ गई। वो कहती है कि मैंने नॉक किया था, मगर किसी ने मतलब खोला ही नहीं दरवाज़ा, तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मैं यहाँ पे अंदर आ गई।
वो पूछता है आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, तब बताती है कि मैं तुमसे कम्पीट करना चाहती हूँ, चलो लड़ते हैं और देखा जाए कि आखिर हम दोनों में से पावरफुल कौन है। लेकिन रोकू को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, कहता है कि देखो मुझे एक्सॉर्सिज्म में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सब चीज़ नहीं करना चाहता हूँ और ये बात तुम किसी को बताना मत कि मतलब मैंने लड़ाई की थी और वो सब कुछ हुआ था। लेकिन बेन्यू कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, मगर तुम्हें मेरे साथ लड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ एक मैच करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि ये बेन्यू के आत्मसम्मान की बात रहती है, समझे। वो देखना चाहती थी और जब वो उसे मना करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा कर रही होती है, कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। रियो भी साइड में ही रहता है, लेकिन उतनी देर में वो दरवाज़ा खोल के बोलता है कि मैं कभी भी एक्सॉर्सिस्ट नहीं बनना चाहता हूँ, ठीक है, और कभी भी मेरे सामने वापस से लड़ाई का प्रस्ताव लेके बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। मुझे ये सभी चीज़ें बहुत बेकार लगती है, मैं कभी भी ये सब नहीं करना चाहता हूँ। दरवाज़ा बंद कर लेता है। तो रियो से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, हम लोग मिशन पे जा रहे हैं, चलोगी क्या। तो ये भी मिशन पे आ जाती है और जब ये मिशन पे आई हुई रहती है तो यहाँ भी मॉन्स्टर रहते हैं, मगर पहले जितने पावरफुल मॉन्स्टर नहीं रहते हैं। असल में बेन्यू इन तीनों से ज़्यादा पावरफुल रहती है रियो की टीम से, और वो तो अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स को एकदम मारते जा रही होती है। रियो तो देख के हैरान हो गया था कि अरे भाई ये लड़की कौन है, और वो अपने पास्ट को याद कर रही होती है, अपने मॉम डैड को लगातार हमले कर रही थी, सोचती कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पिछले वाले मॉन्स्टर से। और फिर अब यहाँ पे हमारा रियो पूछना शुरू करता है कि क्या उसने लड़ाई की थी रोकू ने। तब वो इशारे में कह रही होती है कि हाँ उसने लड़ाई की थी, और ये भी बता रही होती है इशारे में कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर था, उसने पावरफुल मॉन्स्टर को मतलब एक ही बार में मार दिया। और रियो को ये बात सुन के बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि क्या रोकू ने लड़ाई की। और फिर बताता है कि मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, मैं 5 साल पहले इस डॉर्मेट्री में आया था और वो 2 साल पहले इस डॉर्मेट्री में आया था, और वो बहुत ही अच्छा एग्जॉर्सिस्ट था, 12 साल का वो था, लेकिन अब वो 14 साल का है और अभी उसे एग्जॉर्सिज्म में बिल्कुल भी कुछ वैसा इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं उसके साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि मतलब उसने एग्जॉर्सिस्ट बनने का सपना ही छोड़ दिया। पहले वो नंबर 1 बनना चाहता था, मगर अब तो वो कुछ बात ही नहीं करना चाहता है, ना ही किसी के साथ आना चाहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि इसका पेट खराब रहता है, भाग रहा होता है, लेकिन देखता है कि अंदर में बेन्यू पहले से नहा रही होती है। कहता है मुझे माफ कर देना, दरवाजा बंद कर देता है। रियो कहता है कि तुमने बोर्ड पे लगा हुआ साइन पढ़ा नहीं था क्या। रोकू कहता है कि इतना छोटू सा साइन आखिर कौन पढ़ने वाला है, हाँ बेकार से ऐसा कौन सा लिखता है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, बेन्यू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी रहती है, और भाई वो तो अंदर रेडी रहती है, अपनी तलवार भी बाहर निकाल चुकी रहती है, फिर पीछा कर रही होती है। आगे हम देखते हैं वो जाके किसी ठरकी बंदे से टकरा जाता है। यहाँ पे ठरकियों की कमी नहीं रहती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एग्जॉर्सिस्ट ग्रुप का मेन है, मतलब बॉस है भाई। बॉस यहाँ पे आए हैं और बताते हैं कि कैसे मैं ट्रैवल करके यहाँ पे आया हूँ। खैर वो सब बातें छोड़ो, मेरे कपड़े चोरी हो गए, पता नहीं कैसा बॉस है, कपड़ा भी चोरी हो जाता है। और वो ग्रैम्स को कहता है कि आप तैयार हो जाइए, इन बच्चों को हमें लेके जाना है सेरेमनी में, क्योंकि जितने भी दुनिया के सबसे ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट हैं, मतलब बड़े बड़े मास्टर्स हैं, वो सभी वहाँ पे आने वाले हैं और अब भगवान के बच्चे का भी आगमन होने वाला है। तो हमें वहाँ पे सभी को ले जाना है, लेकिन किसी को कुछ घंटा समझ नहीं आता, हमारे ग्रैम्स को छोड़ के। तो जो ग्रैम्स रहते हैं वो सभी को श्राइन में लेके आते हैं और सब लोग कहते हैं यहाँ तो हम लोग हमेशा आते हैं, यहाँ पे ऐसी कौन सी बात है। लेकिन जो ग्रैम्स रहते हैं यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाज़ा खोल देते हैं, जिसे देख के सब लोग हैरान होते हैं कि यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाज़ा है और ये बहुत बड़ी एक्सॉर्सिस्ट की कम्युनिटी रहती है। और जो हमारा कम्युनिटी का बॉस रहता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बेनियो को जानते थे, तो वो लोग बात कर रहे होते बेनियो से। ये देख के रोकू और रियो के दोस्त हैरान हो जाते हैं कि वाह, मतलब इसकी पहुँच काफ़ी दूर तक है। बेनियो काफ़ी पावरफुल एक्सॉर्सिस्ट होती है और उसे काफ़ी लोग जानते भी हैं, मतलब फेमस होती है। और दूसरी तरफ जो हमारा रोकू है वो भी ताकतवर है, मगर रोकू को कोई नहीं जानता है क्योंकि बेचारा 2 साल से तो ऐसे ही गायब है। उसके बाद हमें बॉस को दिखाया जाता है जो कि सबके लीडर रहते हैं और कहते हैं कि वो दिन आ गया है, भगवान का बच्चा अब यहाँ पे आने वाला है और वो हमें इन शैतानों से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी दिला देगा। तो क्या आप सभी लोग मेरे साथ में हैं। तो सब लोग समझ रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर भगवान के बच्चे कहने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये लोग एक ऐसे एग्जॉर्सिस्ट को चुनाव करेंगे जो कि सबसे ताकतवर रहेगा, सबसे पावरफुल, और उसे भगवान ने खुद इस दुनिया में भेजा है ताकि वो बुराई का नाश कर सके। लेकिन वो एग्जॉर्सिस्ट कौन होने वाला है, यहाँ पे ये बात बॉस बिल्कुल भी क्लियर नहीं करते और कहते हैं कि इसका फैसला होगा एक मैच से। ठीक है, सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर कौन है, किसके बीच में मैच होगा। तो पहला नाम तो यहाँ पे बेनियो का रहता है। सब लोग जानते थे कि भाई बेनियो काफी ज्यादा पावरफुल है और ताकतवर है, तो उसका नाम तो होना ही था। मगर दूसरा बंदा यहाँ पे कौन हो सकता है जो उसके साथ लड़ाई करेगा, तो वो कहते हैं रोकू आ जाओ। अब रोकू का नाम सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्यों, मतलब ये तो 2 साल से मतलब लड़ा ही नहीं है, तो आखिर ये कैसे, कोई इसके बारे में जानता ही नहीं था। वो कहते हैं कि ये दोनों भगवान के बच्चे हैं और अब इन दोनों में होगी लड़ाई, जो जीतेगा वही बनेगा एग्जॉर्सिस्ट, सबसे ताकतवर। लेकिन रोकू यहाँ पे नहीं लड़ना चाहता था। वो कहता है कि मैं नहीं लड़ने वाला हूँ,
मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम बेन्यो को बना दो। लेकिन जो बॉस रहते हैं वो बहुत चालाक रहते हैं, वो यहाँ पे कुछ बोलते हैं और फिर हम देखते हैं कि बेन्यो रेडी हो चुकी रहती है हमला करने के लिए। मगर रोकू यहाँ पे लड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, वो चुपचाप यहाँ पे रहता है। और जो बेन्यो रहती है वो हमला करना शुरू कर देती है और वो बच रहा होता है, बस लड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा होता है। तो वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जो हमारे बॉस रहते हैं वो बेन्यो को टोन मारते हैं, और जब बेन्यो को टोन मारते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो रोकू को टोन मारते हुए ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे जैसे कमज़ोर एक्सॉर्सिस्ट को तो मर ही जाना चाहिए, जैसे कि तुम्हारे दोस्त मारे गए। क्यों, तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि कैसे तुम्हारे दोस्त मारे गए थे पिछली बार, तुम कुछ नहीं कर पाए थे। अब ये सारी बातें सुन के हमारे रोकू को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और जो बॉस रहते हैं वो और भी बहुत सारी बातें बोल रहे होते हैं। ये बातें किसी को नहीं पता रहती है सिवाय रोकू के, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और सब लोग हैरान रहते हैं। ये यहाँ पे याद कर रहा होता है कि कैसे इसके दोस्त मारे गए और वो कुछ भी नहीं कर पाया। रोकू का पास्ट यहाँ पे उसके सामने आ रहा होता है। रियो चुप होने के लिए कहता है, लेकिन तब तक वो अपने पावरफुल मोड में आ गया था। सब देख के हैरान थे कि आखिर ये इसके हाथ को क्या हो गया है, क्योंकि एग्जॉर्सिस्ट का सिर्फ हाथ ऐसे मतलब हो जाए बहुत अजीब रहता है। और फिर अब वो हमला करने के लिए जाता है बॉस पे, लेकिन इससे पहले यही हमला कर रही होती है उसके ऊपर में। उसे गुस्सा आता है, वो तो उसे पीछे ढकेल देता है, लेकिन फिर से आ जाती है बेन्यू। रोकू उसे पीछे हटने को कहता है, मगर वो पीछे नहीं हट रही होती है। तो अब दोनों के बीच में घमासान हमला होना शुरू हो चुका रहता है। दोनों अपने अपने साथियों को याद कर रहे होते हैं और हमला करना शुरू करते हैं। हालांकि बेन्यू अपनी फुल पावर के साथ यहाँ पे रोकू के ऊपर हमला कर रही होती है, मगर वो भी अब नहीं रुकने वाला था। उसने भी ठान लिया था कि वो इसे सबक जरूर सिखा के रहेगा, इस बॉस को और इस बेन्यू को भी। तो वो जोरदार हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, अपने फाइनल अटैक दोनों करने के लिए जा रहे होते हैं, मगर तालिस्मा से ये दोनों के अटैक्स को कैंसिल कर देते हैं और बेन्यू रहती है सीधे उसके ऊपर ही गिर चुकी रहती है। और फिर जो हमारे बॉस रहते हैं वो आते हैं और माफ़ी मांगते, कहते हैं कि ये सब मैंने जानबूझ के बोला था, मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मुझे तुम्हारी पावर को अवेकन करना था। प्लीज़ तुम इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो वो कहता है कि आपने ये सब जानबूझ के किया। वो कहते हैं कि हाँ। तो वो कहते हैं कि ये 100 सालों में बस एक बार होता है कि हमारे पास भगवान के 2 भेजे गए बच्चे हैं और हम लोग इन्हें ट्विन एग्जॉर्सिस्ट कहेंगे। और हाँ, जो इन दोनों का बच्चा होगा वो भविष्य बदल देगा, मतलब वही होगा भगवान का मेन भेजा हुआ बच्चा, क्योंकि ये दोनों ऐसे सबऑर्डिनेट्स तरीके के भेजे हुए बच्चे हैं, और जो इनका बच्चा होगा वो भगवान का असली भेजा हुआ बच्चा होगा। मतलब तुम समझ रहे हो, 2 सोने जब आके मिलते हैं तब एक असली सोना बनता है ऐसा कहने का मतलब रहता है। और ये सोच के दोनों एकदम हैरान होते हैं कि क्या इसके साथ शादी, अरे ये पगला उगला गया है क्या, ठरकी तो है लेकिन पगला भी गया है। तो हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पे बहुत ही अच्छे हस्बैंड वाइफ बन चुके रहते हैं और एक बच्चा भी रहता है। पता नहीं इतनी जल्दी स्पीड कैसे पकड़ लेता है, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वो वाला सीन देखना था। लेकिन खैर छोड़ो, अब यहाँ पे ये लोग मज़े कर रहे होते हैं तो पता लगता है कि ये सब तो बस रोकरू का एक सपना होता है और कुछ भी नहीं। उसके बाद जब ये सो के उठता है तो बेनियो से इसकी मुलाकात होती है, जहाँ पे वो इससे मुंह फेर लेती है और ये भी बंदा वैसे ही रहता है। तब दोस्त आते हैं और बोलते हैं अच्छा तो दोनों हस्बैंड वाइफ अभी से ही काम में लगे हो। तब दोनों यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि देखो इसके साथ कंपैरिजन मत करो। और बेनियो रहती है, वो कह रही होती है कि देखो मैं एक एक्सॉर्सिस्ट हूँ और मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो सकता है, और मैं घर में ऐसे वाइफ बन के बैठे रहने के लिए नहीं बनी हूँ, ठीक है। मैं वाइफ नहीं बनने वाली हूँ, मैं एक एक्सॉर्सिस्ट हूँ, और अगर मेरा कोई हस्बैंड हुआ भी, मान लो गलती से हुआ भी, तो इसके जैसा वो चोमू तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा रोकरू है वो चोमू रहता है उसके हिसाब से, क्योंकि वो एक्सॉर्सिज्म को कुछ मानता ही नहीं है, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तब उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि सब चीज़ ठीक है यार, बस तुम एक्सॉर्सिज्म को थोड़ा सा अच्छा से कर लोगे ना तो वो ज़रूर तुमसे पड़ जाएगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मगर रोकरू को यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो भी अभी बेनियो को नहीं पटाना चाहता था, क्योंकि पहले उसे पसंद आई थी, लेकिन अब उसका एकदम दिमाग खराब हो गया रहता है भाई। वो बोलता है कि हट अभी कौन ये सब करेगा, लेकिन उसके दोस्त सलाह दे रहे होते हैं कि तुम कर लोगे तो तुम्हारे लिए ही तो अच्छा रहेगा। उतनी देर में वहाँ पे रियो भी आ जाता है और कहता है कि देखो आज बेन्यू स्कूल ज्वाइन करने वाली है, तो मिस बेन्यू का ख्याल रखना तुम्हारा काम है, ठीक है। देखना कि उन्हें कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ये सब तुम्हारा काम है। रोकरू सोच रहा होता है कि यार ये अपना काम मेरे मत्थे क्यों पड़ रहा है, वो कहीं भी एडमिशन ले, लेकिन मुझे इसे क्या लेना देना है भाई, मेरे ही स्कूल में एडमिशन ले रही है और मुझे सारा चीज़ अब देखना पड़ेगा। तो यही चीज़ वो सोच सोच के टेंशन में आ रहा होता है, लेकिन खैर चलना पड़ेगा। आगे हमें मयूरा को दिखाया जाता है, तो मयूरा स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, और यहाँ पे देखो ये लोग बचपन के दोस्त रहते हैं, समझे, बचपन के दोस्त। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये स्कूल में था, देखता है कि यार ये क्या, इसे मतलब पूरी क्लास छोड़ के मेरी ही क्लास में एडमिशन लेना था। लड़के तो बहुत खुश होते हैं कि भाई ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और बेनियो भी अच्छे से पेश आ रही होती है, और जो मयूरा रहती है वो सोच रही होती है कि ये कितनी प्यारी लड़की है, मैं इसकी दोस्त बन जाती हूँ। लेकिन जो रोकरू है वो तो अपना माथा पकड़ के रो रहा होता है, कह रहा होता है कि यार ये क्या मुसीबत है यार, मेरे ही क्लास में क्यों नहीं आना चाहिए था भाई, इसे मेरे क्लास में आखिर ऐसा क्यों हो गया, भगवान भी ना
मेरे साथ पता नहीं कौन सा खेल खेलता है, बहुत ही बेकार खेल। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जा रही होती है और फिर दोनों एक दूसरे को मुंह देख के फिर लेते हैं और मयूरा सोचती है कि आखिर ये सब यहाँ क्या हो रहा है। और इधर हम देखते हैं कि ये लोग आ चुके रहते हैं यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। तो ये लोग अपने मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और सोचते हैं कि अगर वो दोनों भी हमारे साथ होते तो बढ़िया रहता। रियो कहता है कि नहीं नहीं, उन्हें अपना लाइफ इंजॉय करने दो, हम लोग बड़े हैं तो हमें ये काम करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं ये गोल मारने जाता है और कहता है कि जापान को वर्ल्ड कप मैं ही दिलाऊंगा, लेकिन कहीं और ही गोल लग जाता है भाई। और फिर ये लोग कहते हैं कि कुछ दिन पहले तुमने बोला था कि तुम साइंटिस्ट बनोगे और बड़े आविष्कार करोगे, फिर दूसरा आके बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, लेकिन कुछ भी ऐसा घंटा नहीं होता, कुछ भी नहीं कर पाए हो तुम, समझे। आगे हमें बेनियो को दिखाया जाता है जो कि भाई जंपिंग एक नंबर करती है और लोग एकदम पागल से हो जाते हैं, कहते हैं वाह क्या मस्त है। मयूरा भी जाती है लेकिन उसके थोड़े बड़े बड़े रहते हैं ना, तो स्टिक टच हो जाता है जिससे वो फेल हो जाती है। तो यहाँ मयूरा कुछ नहीं, बस बेनियो की दोस्त बनना चाहती थी और लोग कह रहे होते कि यार मयूरा कितनी ज़्यादा मतलब मस्त है, उसका देखो तो उसमें और बेनियो में तो कोई अंतर ही नहीं है, मुझे मयूरू पसंद है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम मयूरू को डेट क्यों नहीं करते हो रोकरू, हाँ तुम लोग तो बचपन के दोस्त हो। तब वो कहता है कि ना वो मेरी कज़न सिस्टर जैसी है। आगे हम देखते हैं कि मयूरा लंच करना चाहती थी बेन्यू के साथ, मगर बेन्यू यहाँ पे नहीं रहती है, लेकिन रोकरू को पता है वो कहाँ थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो ऊपर में रहती है और जो उसका यहाँ पे छोटा सा पेट रहता है, फैमिलियर इसे कहा जाता है, वो सभी के बारे में एकदम बुराइयां कर रहा था। कहता है कि भाई यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं है, सबके सब एक नंबर के नकारा निकम्बा बकवास है, मतलब कोई किसी काम का नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, और फिर ऐसे ही चिल्लाते जा रहा होता है। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बोल रहा होता है, लेकिन इसके बाद वो कहता है कि मुझे वहाँ पर मॉन्स्टर का एहसास हो रहा है। तो वो पूछती है कि आखिर कहाँ पे, तब वो बताता है कि वहाँ पर हो रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जहाँ ये लोग लड़ रहे थे उसी मॉन्स्टर के एहसास के बारे में वो बता रही होती है, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। मतलब इसे हराना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है, इसे तो बेन्यू और रोकरू हरा सकते हैं, ये तीनों तो उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो आखिर ये लोग कैसे हरा सकते हैं। रियो की हालत ख़राब हो रही होती है, असल में इन तीनों में से ताकतवर रियो ही रहता है और सोचता है कि मैं लड़ के रहूँगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और आगे हम देखते हैं ये कहती है कि तुम कुछ बहाना बना देना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। लेकिन मयूरा कहती है कि कहाँ जा रही हो, अरे मैं मॉनिटर हूँ तो इसका मतलब ये थोड़े कि मैं कुछ भी बहाना बना दूंगी। बेन्यू कहती है कि अरे कुछ भी बहाना बना देना, बोल देना टीचर को कि मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे काम है। लेकिन वो कह रही होती है कि अरे रुक जाओ यार, ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, मगर वो सुनती कहाँ, वो तो चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो। तब वो बताता है कि एक मॉन्स्टर आया है, मारने जा रही हूँ, चलोगे क्या मारने के लिए। लेकिन ये नहीं जाना चाहता था और थोड़ा टेंशन में रहता है, सोचता है कि मैं अपनी पावर वो वापस इस्तेमाल नहीं करूंगा। मयूरा सोच रही होती और याद कर रही होती कि आज से 2 साल पहले कैसे वो रो रहा था जब इसके मॉम डैड की डेथ हुई थी, और उसी सीन को सोचते सोचते ये सोच रही होती कि आज आज मैं इसे खुश करके ही रहूंगी। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इनकी हालत यहाँ पे ख़राब हो रही होती है और इसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुके रहते हैं। तब तक बेन्यू वहाँ पे आ चुकी थी उन्हें बचाने के लिए, और जब बेन्यू आ गई रहती है तब सबके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आ गई रहती है, क्योंकि वो थी ना भाई थोड़ी सी ताकतवर है ना, इन लोगों से तो ज़्यादा ही ताकतवर है। और फिर आगे हम देखते हैं कि अब ये पूछती है तुम अम्यूजमेंट पार्क चलना चाहोगे, वो मना कर देता है साफ साफ, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है मयूरा और कहती है कि चलेगा चुपचाप। फिर घसीट के लेके आती है और कहती है कि बहुत सालों के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो गई क्यों, है ना। जब तुम पहले आते थे तो तुम मम्मी मम्मी चिल्लाते रोते रहते थे, अभी भी तुम मम्मी मम्मी चिल्ला के रोते रहोगे क्या, हाँ हाँ। तो यहाँ पे वो उसे पूरा टीज कर रही होती है, क्योंकि दोनों बचपन के दोस्त रहते हैं, जाहिर सी बात है। तो वो उसे पूरा टीज कर रही होती है और ये कह रहा होता है कि हटो ना, मैं थोड़ा ना मम्मी मम्मी चिल्ला के रोता रहता था, मैं तो किसी भी झूले पे झूल सकता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा झूला क्यों ना हो। और फिर रोने लगता है, बस अभी रोलर कोस्टर में ही रोने लगता है। और यहाँ तो अभी इसे और ले जा रही होती दूसरे झूले में, फिर आराम से बैठ के खाना खा रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग लड़ रहे होते हैं, असल में यहाँ पे सारा मेन काम तो बेन्यू ही कर रही होती है। वो तीनों तो भाई झक मार रहे होते हैं बैठ के, छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को ये लोग हरा रहे होते हैं, बड़े वाले को तो वो संभाल रही होती है और बड़ा वाला ज़्यादा ताकतवर होता है। एक तरीके से शर्म की बात है भाई, क्योंकि आप एज में सीनियर है, लेकिन आपसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग बताइए मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। तो ये थोड़ी सी मतलब वो वाली बात हो जाती है, थोड़ी सी शर्मनाक बात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बैठे हुए रहते हैं, तभी रोकरू की नज़र जाती है यहाँ के बच्चों पे, जो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं कि चल ना यार वापस से रोलर कोस्टर पे चलते हैं, लेकिन एक कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो इसी चीज़ को देख के उसे अपना याद आ जाता है, मतलब अपने दोस्तों के बारे में, अपना बचपन के बारे में उसे याद आ रहा होता है, और फिर वो उदास हो जाता है बहुत ज़्यादा। मयूरा देख लेती है, वो कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है इनकी जब लड़ाई हो रही थी तो वो हमारी दुनिया पे भी असर डाल रही थी, मतलब ओरिजिनल वाली दुनिया पे, और यहाँ पे भूकंप आना शुरू हो जाता है जिससे रोलर कोस्टर गिरने लगता है। और वो देखता है कि यार ये क्या, ये रोलर कोस्टर गिर नहीं सकता, बच्चे खतरे में हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बेनियो को, जो कि अपनी फुल पावर लगा के उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रही होती है, एक के बाद एक लगातार हमले करते जा रही होती है, और काफ़ी खतरनाक हमले करने के बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका रहता है।
फाइनली यहाँ पे वो लोग जीत के रहते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है कि वो जाता है उन बच्चों को बचाने के लिए, कह रहा होता है कि आराम से उतरना, क्योंकि वहाँ पे 2 बच्चे रहते हैं, तो एक बच्चे का हाथ तो पकड़ लिया रहता है और उसे बचपन की याद आ रही होती है। मतलब पहले भी कुछ हुआ होगा आज से पहले पास्ट में इसका, लेकिन हमें बताया नहीं जाता और रोलर कोस्टर गिर जाता है, मगर इसने बच्चे को पकड़ लिया था और बच्चे की जान यहाँ पर बच चुकी रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये काफ़ी खुश होता है और कहता है कि आप संभल के रहना। उसके आगे हम देखते हैं कि मयूरा के साथ घर जा रहा होता है। मयूरा कहती है कि मैं तो बस ये चाहती थी कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, ऐसा कुछ होगा प्लीज़ तुम इसके लिए मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगा हो तो। मगर वो कहता है कि नहीं, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और बहुत ही खुश मिजाज होके अब वहाँ से वो घर जाने लगता है और वो देखती है कि वाह आज तो खुश लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वो घर पहुँचता है तो वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे कपड़े पे ये धूल कैसी लगी हुई है। वेन्यू पूछती है तो वो कुछ भी जवाब नहीं देता और कहता है कि आखिर तुम लोग का क्या हुआ, हाँ क्या तुम लोगों ने अपना मैच जीता या फिर नहीं जीता। तो वो विक्ट्री साइन दिखाती है, इसका मतलब वो लोग जीत गए और फिर से दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। आगे हमें बॉस को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि ये ट्विन स्टार को देखो, कितना अच्छी बात है ना, और ट्विन स्टार से हमें हमारा मेन स्टार मिलेगा। क्या कहते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे टॉप 15 एग्जॉर्सिस्ट बैठे हुए रहते हैं, मगर उनमें से एक को आपत्ति रहती है क्योंकि देखिए बेन्यू बहुत फेमस है और बेन्यू को हर कोई जानता है कि हाँ वो बहुत ताकतवर लड़की और बहुत ही ऊंचे घराने से आती है। मगर आखिर ये रोकरू कौन है, मतलब किसी सड़क छाप बंदे को तुम ट्विन स्टार में कंपेयर कर रहे हो, कुछ तो मतलब तुम कॉमन सेंस लगाओ बॉस। लेकिन बॉस कह रहा होता है कि अगर तुम चाहते हो या फिर जानना चाहते हो तो तुम रोकरू को अपने आप से भी टेस्ट कर सकते हो या फिर देख सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी वाली बात नहीं। बेन्यू अपने भाई को याद कर रही होती है यहाँ पर अकेले बैठ के और सोच रही होती है कि मतलब कितना कुछ बदल गया है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, तब से बहुत कुछ बदल गया है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, मगर मिस करने के अलावा और कुछ किया भी तो नहीं जा सकता है। इतनी देर में रियो वहाँ पे आ जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम रोकरू को वापस से एक एग्जॉर्सिस्ट बना दो। हाँ मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो अपनी जान खतरे में डाले, बस मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी वापस से जीने लगे, क्योंकि मैंने उसे अपने छोटे भाई जैसा माना है। देखो उसका भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है, मतलब दोनों के पेरेंट्स नहीं, दोनों अनाथ है, इसलिए ये उसे हमेशा से अपने छोटे भाई जैसा मानता आया है और अभी तक जितना भी ख्याल रखा उसे अपने छोटे भाई जैसा ही रखा है। और आजकल वो इतना ज़्यादा मतलब दुखी रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल बेन्यू आई है तो वो थोड़ा बड़ा खुश लगता है, इसलिए वो बेन्यू से रिक्वेस्ट कर रहा होता है। हालांकि ये सारी बातें हमारा रोकरू सुन रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आ रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है ये तालिस्मा बना रहा होता है और सोचता है कि यार तालिस्मा तो मेरा ख़त्म होने वाला है तो हमें थोड़ा सा और तालिस्मा बनाना चाहिए। इतनी देर में उसे एक तालिस्मा दिखाई देता है जो कि बचपन में रोकरू ने उसे दिया रहता है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ रहता है। आगे हम देखते हैं ये लोग मिशन पे जाने वाले रहते हैं तो ये रोकरू को कहता है कि तुम हमारे साथ आना चाहोगे, मगर वो साफ साफ मना कर देता है। अब यहाँ पे ये अपना बड़ा भाई होने का थोड़ा फर्ज निभा रहा होता है, मतलब असली का होता नहीं है, बस दिखाता है और उसे थोड़ा सा डांट भी लगाता है। कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो मतलब कुछ काम तो कर लो, कुछ तो करो, घर में दिन भर बैठे रहोगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन वो तो गुस्सा होकर भाई वहाँ से चला जाता है। इसका इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभी जा रहा होता है किसी से मिलने के लिए, एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट आदमी से मिलने के लिए। वो बंदा बोलता है तो ट्विन स्टार हमारे मिल चुके हैं, वैसे वो लोग कब शुरू करेंगे अपना काम। तब ये कहता है कि देखिए अभी तो वो लोग स्कूल में है, तो जब तक उनका स्कूलिंग खत्म नहीं हो जाता तब तक हम ही लोग सभी मॉन्स्टर्स को मारेंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद तो वो दोनों संभाल ही लेंगे। लेकिन रोकरू अभी रेडी नहीं है। बेनियो तो रेडी है मगर वो अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और ये सारी बातें इसका दोस्त सुन रहा होता है। तो जब वो कार में वापस आता है तो उसका दोस्त कहता है कि वो बंदा तो काफ़ी ज़्यादा देखने में कमज़ोर लग रहा था, हमसे भी कमज़ोर लग रहा था। तब ये बताता है रियो कि नहीं भाई, वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम तीनों भी मिलकर उसे नहीं हरा सकते, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, अपने ग्रुप का सबसे स्ट्रांगेस्ट मेंबर है। तो समझे, मतलब वो डे केयर सेंटर में ऐसे काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत तगड़ा है वो, ठीक है। आज ये लोग आए थे एक्सॉर्सिज्म करने एक घर को। तो इस घर का ये रहता है कि जो इस घर का मालिक है, मतलब मेन मालिक रहते हैं, वो लोग मर गए थे मेन मालकिन, तो उनका जो बेटा है वो इस घर को देना चाहता था रेंट पे या फिर बेचना चाहता था। मगर जो कोई भी इस घर में आता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा घड़ जाता है। पहले 3 लड़के आए थे रहने के लिए, वो चल गए, अचानक से गायब हो गए। उसके बाद कोई और भी रहने के लिए आया था तो वो भी अचानक से गायब हो गया। तो सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जो हमारा रोकरू रहता है वो मस्त यहाँ आराम से जा रहा होता है। तो ग्रैनी देखती है और कहती है अरे तुम तो रोकरू हो ना, तुम बचपन में यहाँ पे आया करते थे अपने भाई के साथ, लेकिन अब नहीं आया करते हो, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वो कहता है कि हाँ हाँ आप मुझे याद है। तो ग्रैनी कहती है कि अरे तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आ जाओ, चलो पास में आओ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा कोई तो आता नहीं है तो मैं अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। क्या तुम्हें याद है अपनी सारी बातें, वो जो तुम्हारा छोटा भाई था। और फिर बहुत सारे सवाल उससे पूछने लगती है और फिर ये भी पूछती है कि क्या तुमने मायरा को किस किया, हाँ हाँ बताओ बताओ। तो यहाँ इस बात से वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि अरे नहीं आंटी ऐसा नहीं था। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये एक्सॉर्सिज्म कर रहा होता है, तो अब एक लास्ट कमरा बचा हुआ रहता है, वहीं पे इसे एक्सॉर्सिज्म करना रहता है।
तो जब ये लोग लास्ट कमरे में जा रहे होते हैं तो थोड़ी सी भनक लगती है कि भाई यहाँ पे कुछ कमरे में गड़बड़ सी अजीब सा ऑरा रहता है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर होने के कारण सबको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। रियो सोच रहा होता है कि ये क्या है, सबने हथियार निकाल लिए थे। उतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि आ चुका रहता है वो मॉन्स्टर, और ये अजीब सा मॉन्स्टर रहता है। वो तुरंत ही गेट ओपन कर देता है, लेकिन इन दोनों को धक्का लग चुका रहता है। इससे पहले इन दोनों को कुछ भी पता चल पाता, जो रियो है वो यहाँ से गायब हो गया है। इसका मतलब वो अनदर वर्ल्ड में चल गया है और इसके दोस्त यहीं पे रह गए हैं। और वो डबल हेड वाला मॉन्स्टर था, इसका मतलब वो नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, वो नॉर्मल मॉन्स्टर से काफ़ी खतरनाक है। अब ये घर आ जाता है और कहता है कि रियो, मैं घर तो आ गया, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा बदतमीजी के लिए। हाँ, बिल्कुल भी मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। तो इतनी ही देर में उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं। फिर वो सारी बातें बताते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ, और वो ये भी बताते हैं कि वो अनदर वर्ल्ड में गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से ये पिट के आ चुके हैं, अलग सी बात है। तो ये बात जैसे रोकरू सुनता है, उसके पैरों तले एकदम जमीन खिसक जाती है कि ये रियो के साथ क्या हुआ। वो तुरंत ही भागता है बेनियो के पास में और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज़ तुम मेरे भाई को बचा लाओ। वो मेरा भाई नहीं, मेरे भाई जैसा, लेकिन प्लीज़ तुम उसे बचा लाओ। वो उसके सामने सर पटक रहा होता है, कह रहा होता है कि प्लीज़, लेकिन वो कहती है कि अपना सर उठाओ, तुम्हें किसी से भी मतलब किसी भी एग्जॉर्सिस्ट के सामने अपना सर नहीं झुकाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो अपना सर झुका ही के बोल रहा होता है, लेकिन जब वो बोलती है बार बार तो वो अपना सर उठा लेता है और वो कहती है कि तुम्हें कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी पावर चाहिए तो मेरे साथ चलो, लेकिन मेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ाओ बिल्कुल भी मत। आगे हमें रियो को दिखाया जाता है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ये यहाँ अकेला रहता है भाई। पूरे एकदम शहर जैसा एरिया रहता है बड़ा सा, और ये बड़ा सा मॉन्स्टर देख सकते कितना ज़्यादा खतरनाक है। अब ये सोच रहा होता है कि वो मेरा भाई, मेरे पास एक ही तालिस्मा बचा है, और ये असली वाला तालिस्मा नहीं रहता है, ये बनाया गया तालिस्मा था, ठीक है, जो कि किसी काम नहीं आता। और जैसा देख सकते कितनी बुरी तरीके से पिटाई हो रही होती है यहाँ पे रियो की हालत ख़राब हो गई रहती है, बहुत ही बुरी हालत हो गई रहती है, और मॉन्स्टर उसे लगातार मारते जा रहा होता है। रियो इतना पावरफुल भी नहीं रहता है, और वैसे भी यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर भी रहते हैं। तो अब इसे लग रहा होता है कि ये नहीं बचने वाला, और रोकरू को नहीं दिखाना चाहता था ये सब, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। फिर भी ये हार नहीं मानता है, जाता है मॉन्स्टर की एक आंख पे तो मारेगा ही, भले मर जाएगा लेकिन एक आंख पे तो भाई मार ही के जाएगा। इतनी देर में हम देखते हैं रोकरू आ चुका रहता है उसे बचाने के लिए, और मॉन्स्टर की हालत खराब कर देता है। कहता है कि आखिर ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया, क्योंकि उसके पैर में बहुत गंभीर चोट थी और वो तालिस्मा दिखा रहा होता है। कहता है कि तुम्हें ये तालिस्मा याद है, असल में बचपन में ये दोनों लड़ा करते थे तालिस्मा के लिए, कि मैं तुम्हें अपना नौकर बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपना नौकर बनाऊंगा। तो ये उसी तालिस्मा की बात कर रहा होता है, और ये देख के रोकरू कहने लगता है कि क्या तुम मतलब इतने बड़े गधे कैसे हो सकते हो, तुमसे बड़ा गधा मैंने कभी भी नहीं देखा, तुमने इस बेकार से पेपर के तालिस्मा को अभी तक संभाल के रखा है। तो बचपन में इनका मतलब ऐसे ही लड़ाई चलते रहता था कि मैं सबसे बड़ा एग्जॉर्सिस्ट बनूंगा, मैं सबसे बड़ा एग्जॉर्सिस्ट बनूंगा। तो इसी बात को लेकर इन लोगों का लड़ाई चलता रहता था। तो उसने तालिस्मा दिया था कि तुम मेरे नौकर बन जाओगे, और उसने अभी तक संभाल के रखा था। लेकिन अभी यहाँ पे मॉन्स्टर बहुत सारे रहते हैं, रोने धोने का टाइम नहीं रहता है, फिर भी रोकरू संभाल ही लेता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से कोई आता है, और ये कोई और नहीं बेनियो रहती है। बेनियो कहती है कि मैं बड़े वाले को संभालती हूँ, तुम छोटे वाले को संभाल लो। लेकिन जो हमारा रोकरू रहता है भाई, वो कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि रियो की हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खराब रहती है और वो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला था। तो वो बड़े वाले मॉन्स्टर की तरफ ही जा रहा होता है, और बेनियो यहाँ पे फंस गई थी छोटे मोटे मॉन्स्टर को लेके, और वो चला गया रहता है। रियो सोच रहा होता है कि अब ये कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब देखो भाई इसके हमले, एक ही बार में उस बड़े वाले मॉन्स्टर का खात्मा इसने कर दिया था बहुत ही खतरनाक तरीके से। ये देख के वो भी हैरान हो गई रहती है, और ये देख के वो काफ़ी हैरान होती है कि मतलब ये दोनों भाई नहीं है, मगर इनकी जो बॉन्डिंग है वो रियल ब्रदर्स से भी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाली बॉन्डिंग चल रही है। और ये चीज़ बेन्यो को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छी लगती है। जब ये लोग वापस आ चुके रहते हैं, लेकिन बेन्यो को आने में लेट हो जाता है, वो शाम में आती है। तो वो कहता है कि अरे यार तुम मतलब इतना ज़्यादा लेट से क्यों आए। तब वो बोलती है कि मेरा कुछ काम था इसीलिए। अब यहाँ पे इसे माफ़ी मांगनी थी और साथ ही साथ थैंक यू भी कहना था, तो कह रहा होता है भाई, लेकिन थोड़ा सा शर्मा रहा होता है। तो इस चीज़ से शर्म भी आ रही होती है और शुक्रिया भी कह रहा होता है। तब वो कहती है कि अपना सर ऊपर उठाओ, सर नीचे झुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन रोकरू कहता है कि तुम मुझसे हमेशा लड़ाई करती हो, तुम ऐसी ऐसी बातें करती हो, इसीलिए मुझे तुमसे लड़ना पड़ता है। बेन्यू धीरे से बोलती है, तभी तो तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर उसे ज़ोर से बताती है कि देखो आगे तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रोकरू ये सुन के बहुत हैरान होता है कि भाई बेन्यू जैसी लड़की मतलब उसे एडवाइस दे रही है। मतलब इसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये ऐसा मानती है कि जो शरारत करते हैं वो मतलब बढ़िया है, मतलब जो कुछ भी इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, अगर मैं अपने तरफ से बोलूँ तो इनके लड़ाई में ही इनका प्यार छुपा हुआ है। समझे, वही बात रहता है, वही वाली बात रहती है। और यहाँ पे दोनों को कुछ ना कुछ यहाँ पे एहसास होता है। सो हमें बॉस को दिखाया जाता है और वहाँ हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जो बता रहे होते हैं कि कैसे शहर में आजकल कुछ ज़्यादा ही मॉन्स्टर्स आने लगे, और ये उस शहर का नाम लेते हैं जहाँ पे हमारा रोकरू और बेन्यू रहते हैं।
तो ये बता रहे होते हैं कि हमें वहाँ जाकर एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। और आपको पता है 12 गार्डियंस में से एक शिमोन को इसके लिए चुना गया रहता है। वैसे शिमोन भी वहाँ पर जाना चाहता था क्योंकि बॉस ने बता दिया था कि ट्विन स्टार वहीं पे रहते हैं। तो शिमोन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं उस रोकरू से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसके बारे में ज़्यादा कुछ सुना नहीं है। अगले सीन में हमें रियो को दिखाया जाता है जिसे काफ़ी चोट लग गई थी, तो रोकरू इससे मिलने के लिए आया हुआ रहता है और अपने बड़े भाई को ऐसी हालत में देख के वो थोड़ा-सा मतलब खुश रहता है कि चलो अब ठीक है, कुछ ज़्यादा चोट-वोट नहीं लगी है वरना तो इसकी हालत ख़राब हो जाती। तो अब रियो जो रहता है वो बात करता है एक्सॉर्सिज़्म का, उससे पहले ही वो उसे कैंडी देने लगता है और कहता है कि भाई ये लो, मस्त खाओ आराम से। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए बात करता है और फिर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अभी भी इसे एक्सॉर्सिस्ट वाले काम में मज़ा नहीं आता है। आगे हमें दिखाया जाता है जब ये घर पहुँचता है तो यहाँ पे ये लोग अपना ही तालिस्मा बना रहे होते हैं। सो जब ये लोग तालिस्मा बना रहे होते हैं तो वो लोग कहते हैं आओ तुम भी कुछ तालिस्मा क्यों नहीं बनाते हो? तो रोगरू कहता है कि नहीं, नहीं, लेकिन फिर वो लोग फ़ोर्स करते हैं तो कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं कैसा तालिस्मा बना सकता हूँ। वैसे ये बहुत साल हो गया था तो अच्छा तालिस्मा नहीं बना पा रहा होता है, तो सब लोग यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे होते हैं कि अरे ये क्या? ये कैसा तालिस्मा बना रहे हो? तब तक ग्रैंड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। तुम सभी लोग को अब जल्द से जल्द जाना पड़ेगा एक्सॉर्सिज्म के लिए, लेकिन इनका लीडर बीमार रहता है तो बेनियो कहती है कि मैं तुम्हारी लीडर बन जाऊंगी और क्या तुम भी साथ चलोगे? रोकरू को वो बोल रही होती है। तो रोकरू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ना आना बिल्कुल नहीं, तुम्हारा ऑर्डर तो मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ, तुम्हें मैं अपना कैप्टन थोड़ा ना मानता हूँ जो मैं तुम्हारा ऑर्डर मानूंगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, कम से कम साथ में तो चल सकते हो, और वो थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अब गाड़ी में निकल चुके रहते हैं और हाँ, रोकरू भी यहाँ पे आया हुआ रहता है। तो बात ये रहती है कि रोकरू को यहाँ पे आना नहीं रहता और वो कह रहा होता है कि तुम लोग ये मत समझना कि मैंने तुम लोग को अपना टीममेट मान लिया है या फिर बेनियो तुम्हें मैंने अपना लीडर मान लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अपना लीडर वीडर कुछ भी नहीं मानता हूँ, तुम लोग बहुत ज़्यादा बेकार हो और मुझे एक्सॉर्सिज्म में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो रियो ने तुम्हारे लिए ये गियर छोड़ा है, असल में इसके अंदर तालिस्मा होल्डर है, इसमें तालिस्मा रखा जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहता है। रोकरू तो काफ़ी खुश हो जाता है भाई उसे देख के। उसके बाद हम पता लगता है कि बच्चे अचानक से गायब हो गए। इसका मतलब जो गेट है वो अचानक से खुल गया था और बच्चे अचानक से गायब हो चुके हैं अंदर में। तो अब इनका काम रहता है कि इन्हें उन बच्चों को बचा के लाना है, और बच्चे मतलब रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो मॉन्स्टर से कैसे लड़ेंगे। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग रेडी हो चुके रहते हैं यहाँ पे लड़ाई करने के लिए, मगर जो बेन्यू रहती है वही सबसे पहले यहाँ पे आगे बढ़ती है क्योंकि ये लीडर रहती है और सबसे पहले पोर्टल का गेट यही खोल देती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा एकदम खतरनाक सीन बन गया था। बच्चों के ऊपर मॉन्स्टर हमला कर रहे होते हैं तो ये लोग जाते हैं उन्हें बचाने के लिए और वो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चे को खा रहा होता है मॉन्स्टर, उससे पहले बेन्यू आके उस मॉन्स्टर को मार देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि और भी मॉन्स्टर रहते हैं, तो यहाँ पे बेन्यू और रोकरू मॉन्स्टर्स को संभालने वाले थे और ये तालिस्मा का इस्तेमाल करता है। बच्चे देख के काफी खुश रहते हैं कि अरे यार ये क्या, कौन सी पावर है, बड़ा मस्त है। और ये दोनों बच्चों को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालने वाले थे, मगर ये इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर थे। तो रोकरू और बेन्यू यहाँ पे मॉन्स्टर्स को संभाल तो रहे होते हैं, मगर यहाँ पे अभी बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। आगे हम देखते हैं एक मॉन्स्टर आके इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और बच्चों के ऊपर भी हमला करने जा रहा होता है, तो इसे कुछ पास्ट अपना याद आने लगता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि ये लोग अपने होश में आ चुके रहते हैं और बच्चों को यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। लेकिन रोकरू का ध्यान यहाँ पे भटक चुका रहता है, तो एक मॉन्स्टर आता है, उसे पकड़ लेता है और बेन्यू भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती थी। तब तक हम देखते हैं कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि शिमोन रहता है जिसने उसे बचा लिया रहता है। और शिमोन को देख के वो कुछ समझ नहीं पाता है कि अरे यार ये बंदा कौन है, लाल बाल कलर का बंदा है। उसके बाद जब शिमोन अपनी पावर दिखाता है तो यहाँ पे एकदम खतरनाक पावर रहती है। देख के तो एकदम रोकरू भी हैरान हो चुका रहता है कि अरे ये क्या, ये कौन सी पावर है, मतलब इसकी ऐसी पावर मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। और जो बाकी दोनों रहते हैं उसके साथ ही वो भी एकदम हैरान हो चुके रहते हैं कि अरे भाई ये बंदा कौन है। फिर शिमोन यहाँ पे आ जाता है और वो उससे उसका नाम पूछता है, मगर पहले वो बोलता है शिमोन की तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए। रोकरू उसे अपना नाम नहीं बताते। यहाँ पे दोनों के बीच में बहस हो जाती है नाम को लेगी, मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताने वाला हूँ, तुम पहले मुझे अपना बताओ। तो शिमोन कहता है कि वाह, मानना पड़ेगा तुम बहुत ही ज्यादा अकड़ू हो। लेकिन यहाँ पे शिमोन बेन्यू को जानती थी और बेन्यू जो है वो भी शिमोन को जानता था। तो यहाँ पे बात ये रहता है कि बेन्यू ने शिमोन को पहले भी देखा है और किसी को पता नहीं रहता कि शिमोन कौन है। लेकिन शिमोन जो है 12 गार्डियंस में से एक है और ये जो 12 गार्डियंस है ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिस्ट में से एक है, समझे, उसमें पद मिला हुआ है। तो अब जो शिमोन रहता है यहाँ पे उन दोनों से पूछ रहा होता है कि तुम में से रोकरू कौन है। तो वो लोग कहते हैं हम लोग नहीं है रोकरू। तब रोकरू कहता है कि अरे वहाँ क्या देख रहे हो, हाँ वहाँ रोकरू नहीं मिलने वाला है, मैं हूँ रोकरू। तो ये देख के शिमोन कहता है कि मेरे साथ मजाक बिल्कुल भी मत करो। मगर रोकरू कहता है कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझसे मिलने के लिए आए हो और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहे हो। तब वो कहता है अच्छा तुम हो, तो ये लो एक जोरदार पंच, तुम एक नंबर के गधे हो, बैटलफील्ड में अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, मगर तुमने अपना ध्यान भटकाया जिसकी वजह से तुम्हारी मौत भी हो सकती थी।
यहाँ पे वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है, लेकिन रोकरू यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि गलती तो सही में इसी की रहती है और वो यहाँ पे इसे कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो चुपचाप बस सुनते जा रहा होता है और वो कहता है कि तुम ट्विन स्टार होने के लायक नहीं हो, तुम बेन्यू को छोड़ क्यों नहीं देते। और बेन्यू भी उसकी बुराई कर रही होती है, कहती है कि हाँ ये रोकरू है थोड़ा सा बेकार टाइप का इंसान, मैं भी इसे अपना ट्विन स्टार नहीं बनाना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ भाई, किस्मत है और मेरा मन भी नहीं है इसे ट्विन स्टार बनाने का। यहाँ पे ये लोग रोकरू की बहुत ज्यादा बुराई कर रहे होते हैं भाई, बहुत गंदी वाली बुराई कर रहे होते हैं और यहाँ पे उसके पास सुनने के अलावा और कोई भी चारा नहीं रहता है क्योंकि गलती तो इसकी रहती है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल भी अभी नहीं रहता है कि ये शिमोन को हरा सके। मगर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और मॉन्स्टर का आगमन हो चुका था और ये मॉन्स्टर पहले वाले से भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी विशाल था। देख सकते हैं इसके डोले शोले एकदम हट्टे कट्टे रहता है और फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है सीधे आता है इनके ऊपर हमला करने के लिए। रोकरू कहता है कि मैं संभाल लूंगा और हमें दिखाया जाता है कि उसके दोनों साथी घायल है। शिमोन हमला करने जाता है मगर बेन्यू उसे रोकती है और कहती है कि भले वो थोड़ा सा नादान और बेवकूफ़ टाइप का है मगर उसके ऊपर भरोसा रखो, वो बहुत काम का बंदा है। तो हमें दिखाया जाता है कि रोकरू को गुस्सा आ गया था क्योंकि उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचा दिया था उस मॉन्स्टर ने, तो वो अपने ब्लैक तालिस्मा का इस्तेमाल करता है। उसके बाद क्या था भाई, अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करता है और सीधा देता है उस मॉन्स्टर के हाथ पे एक जोरदार पंच और ये पंच इतना तगड़ा रहता है कि मॉन्स्टर के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो चुके रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को दूर से ऊपर से कोई देख भी रहा होता है, हमें बताया नहीं जाता है वो कौन है, मगर ये भाग जाता है। उसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि शिमोन जा रहा होता है लेकिन उससे पहले बॉस का कॉल आ जाता है और बॉस कहते हैं अच्छा तो तुम रोकरू से मिल चुके हो क्या। शिमोन कहता है कि मैं अभी कुछ दिन के लिए यहीं पे रुकने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और मुझे उन सभी का सफाया करना है। मगर बॉस कहते हैं कि नहीं, तुम वहाँ पे नहीं रुकने वाले हो, एक बहुत ही अर्जेंट काम है और तुम चुपचाप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके तुम घर वापस आ रहे हो, ठीक है। तो शिमोन के पास और कोई रास्ता नहीं रहता, वो कहता है कि ठीक है क्योंकि वो उसका बॉस रहता है और बॉस की बात मानना तो कर्तव्य होता है भाई। फिर वो अपना तालिस्मा यूज करता है और रोकरू उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो रुकता नहीं और पावर भी इसके पास कम रहती है तो यही यहाँ जमीन पे गिर चुका रहता है। तब देखता है कि बाकी बच्चे यहाँ पे आ चुके रहते हैं और बाकी बच्चों के साथ उनका टीचर भी आ चुका रहता है। यहाँ पे सभी लोग रोकरू को ही शुक्रिया कह रहे होते हैं क्योंकि मेनली बच्चों को तो रोकरू नहीं बचाया रहता है और टीचर भी शुक्रिया कह रहे होते हैं, भले उन्हें कुछ पता ना हो कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो गया है, अचानक से ये गेट कैसे खुल गया और ये हमला कैसे हो गया। रोकरू भी कह रहा होता है कि अरे तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आगे हमें बॉस को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि अरे वाह शिमोन, तुमने तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया है, वैसे तुम्हारा अगला मिशन कुछ और है। और वो उसका ध्यान बस भटका रहे होते हैं ताकि वो रोकरू से मिलने के लिए वापस ना आ जाए किसी भी तरीके से। मगर शिमोन कहता है कि मुझे उस रोकरू में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं वहाँ वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और उन मॉन्स्टर्स का सफाया करना मतलब हमारा काम है क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा है, वो लोग शायद अभी नहीं संभाल पाएंगे। मगर बॉस कहते हैं कि तुम टेंशन क्यों लेते हो, वो लोग ट्विन स्टार है, वो लोग सब संभाल लेंगे, उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर दो, वो सब चीज़ देख लेंगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे ये लोग शिमोन की पावर की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तब रोकरू पूछता है कि आखिर उसे अपनी पावर कब मिली, तब ये लोग बताते हैं कि उसे अपनी पावर फुल्ली पावर 2 साल पहले मिली। इसका मतलब कि वो हमारे रोकरू के ही एज का है मगर वो अभी फुल्ली पावरफुल है, जितना फुल पावर होता है। ये सुनने के बाद रोकरू का एकदम दिमाग लहर चुका रहता है और कहता है कि मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा। तो क्या ये अब एग्जॉर्सिस्ट बनेगा या फिर ऐसे ही नॉर्मली रहेगा। तो बेन्यू चुपचाप यहाँ पे अकेले रहती है, क्लास में बस पढ़ती है, उसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं है। तो सभी लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि अरे यार ये बेन्यू इतनी जल्दी मतलब हमेशा चली कहाँ जाती है, किसी को कोई भी जॉब नहीं देती है। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि लगता है ये अपना कुछ सीक्रेट छुपा रही है और रोकरू भी यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा होता है। मायरा सोच रही होती कि आखिर क्या बात है और फिर यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि हो सकता है कि वो कहीं बुरे लोगों से निपट रही हो। और मायरा जैसे इस बात को सुनती है उसे थोड़ा सा भनक लगता है कि अरे हाँ कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं ना रही है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक गेट खुल गया था इसलिए वो सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए दूसरे गेट में गई रहती है। यहाँ पे सीन फिर से कट होता है, हम देखते हैं बेन्यू आ रही होती है तो मायरा उसके पास में आती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है मगर वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड लग नहीं रही होती है दोस्ती करने में। और यहाँ पे जब स्ट्रेचिंग का टाइम होता है तो मायरा कहती है मैं मदद कर देती हूँ, लेकिन उसके जो बड़े बड़े थे टच हो जाते हैं तो इसे काफ़ी अजीब लगता है और फिर ये कहती है मैं जा रही हूँ। बाद में ये इसके लिए खाना भी लेके आई रहती है मगर जो बेन्यू रहती है वो तो अपने में ही बिजी रहती है और देखती है कि यार ये कैसे क्या खाना है। तो बेन्यू पूछती है कि आखिर तुम मेरा मतलब पीछा क्यों कर रही हो। तब वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ, मुझे पता है तुम बुरे लोगों से निपट रही हो। अब यहाँ पे बेन्यू सोच रही होती है कि इसे कैसे पता है गेट के बारे में, लेकिन वो गेट के बारे में नहीं, वो नॉर्मल लोगों के बारे में बोल रही होती कि कहीं गुंडे बदमाशों से तो तुम निपट नहीं ना रही हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मगर बेन्यू कहती कि नहीं, वो जितने ज्यादा ताकतवर रहेंगे उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा होगा, समझी, तो मुझे अकेला छोड़ दो। मगर मायरा कह रही होती है कि नहीं मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग सोच रहे होते हैं मगर बेन्यू भी इससे पूछ नहीं रही होती है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में मतलब पूरा बोल रही हो। उसे लग रहा होता है कि ये मॉन्स्टर के बारे में बोल रही होती है। मगर यहाँ पे जो बेन्यू रहती है वो कहती है कि ठीक है
मैं चली उन सभी बुरे लोगों को हराने के लिए और तुम मेरा पीछा बिल्कुल भी मत करना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वो घर जा रही होती है, तब यहाँ पे ये कॉपी कर रहा होता है हमारी मायरा की, कि मायरा सही में अच्छी लड़की है, लेकिन पता नहीं क्या बात है। पीछे से आ चुका रहता है रोकरू, और रोकरू के आने के बाद तो भाई इन दोनों में अपना अलग ही लड़ाई शुरू हो चुका रहता है। बाद में हम देखते हैं कि रियो आ चुका रहता है घर वापस, और रियो के घर वापस आ जाने के बाद सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि वाह, स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक वापस आ चुका है। घर आते ही रियो कह रहा होता है कि चलो हमारा अगला मिशन कहाँ पे है, हमें क्या करना चाहिए। मगर ये लोग कहते हैं कि अभी अभी तुम मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हो, तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए यार, तुम आराम से रहो, तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं। तब उतनी देर में जो हमारा रुकरू रहता है वो कहता है कि अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं चल सकता हूँ, मैं जाऊँगा मिशन पूरा करने के लिए। सब सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या क्या मतलब भाई, ये रोकरू बोल रहा है कि वो मिशन पे जाना चाहता है। ये सुन के रियो भी हैरान हो जाते हैं, क्रैम्प्स भी हैरान हो जाते हैं और सब लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश भी हो जाते हैं। बेनियो भी थोड़ी खुश रहती है मगर वो दिखाती नहीं। बुढ़िया कह रही होती है कि बच्चा सीरियस हो रहा है, और जब ये नहा रही होती है तो सोच रही होती है कि हाँ यार, जब वो सीरियस होता है तो सही में बहुत ज़्यादा कमाल का काम करता है। आगे हमें मायरा को दिखाया जाता है और ये बेनियो को लेकर सीरियस हो रही होती है। पता नहीं है उसकी इतनी अच्छी दोस्त क्यों बनना चाहती है जबकि वो नहीं बनना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन ये मिशन पे जाने वाली रहती है, सब लोग रेडी हो चुके रहते हैं, लेकिन जो हमारा रोकरू रहता है वो आज मिशन पे जाने वाला था और वो भी आ चुका रहता है। तो इसका आउटफिट थोड़ा सा ढीला होता है, तो सभी लोग कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन वो कहता है आउटफिट थोड़ा सा ढीला लग रहा है। और जो बेनियो होती है वो तो इसका मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है कि ये बिल्कुल बच्चे जैसा लग रहा है। हालांकि ये बहुत दिन के बाद जा रहा होता है, बहुत सालों के बाद इसने ये आउट वाला आउटफिट पहना हुआ रहता है। रिन कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, चलो हम लोग मस्त मजे करेंगे, आराम से जाएंगे, मॉन्स्टर को हरा देंगे, तुम हमारे साथ में हो तो रोक लो, तो यहाँ पे खुशी होता है। मगर जो हमारी बेनियो रहती है वो जब इसका मजाक उड़ा देती है कि भाई तुम एकदम छोटे बच्चे जैसे लग रहे हो, तो इसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेनियो यहाँ पे दौड़ रही थी और उसे याद आता है कि रियो ने आके उससे क्या बोला था। रियो ने आके उससे ये बोला था कि प्लीज़ मतलब तुम कुछ ऐसा कर देना कि जो हमारा रोकरू है वो हमारे साथ चले मिशन पे। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हमसे अलग रहे, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ ही रहे, उससे सारा काम मैं नहीं करवाऊंगा, बस थोड़ा मोड़ा ऐसा काम करवाऊंगा। और इसीलिए पता है बेन्यू मिशन पे नहीं गई, बेन्यू के जगह हमारा रुकरू गया है। और रुकरू को लग रहा होता है कि बेन्यू जानबूझ के मिशन पे नहीं गई है, लेकिन यहाँ पे तो प्लान कुछ और ही रहता है, इन सभी लोगों का अलग प्लान रहता है। मायरा उतनी देर में चिल्लाते हुए वहां पर आ चुकी रहती है और वो बेन्यू से बोलती है कि मेरी दोस्त ने बताया तुम हमेशा यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए आती हो, तो मैं भी यहाँ पे आ गई, थोड़ा सा मैं भी फिट हो जाऊंगी, आजकल कुछ ज़्यादा ही मेरा वेट बढ़ रहा है। तो बेन्यू कहती है कि चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो और तुम यहाँ पर। तब वो कह रही होती मायरा कि अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ बस दोस्ती करना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मगर बेन्यू को यहाँ पे दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी थी। बेन्यू बताती है कि हाँ मैं तो हमेशा ही आती हूँ, और मायरा को लग रहा था कहीं कोई बुरे इंसान इसके पीछे तो नहीं ना। अचानक से बेन्यू का पेट यहाँ पे गुड़ गुड़ करता है। मायरा कहती है चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। आगे हमें दिखाया जाता है गेट के अंदर का सीन, जहाँ पे जो हमारा रोकरू रहता है वो तालिस्मा के ज़रिए ही सारी चीज़ों को संभाल रहा होता है। यहाँ पे वो ब्लैक तालिस्मा का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, नॉर्मल तालिस्मा का ही इस्तेमाल कर रहा होता है और सारे मॉन्स्टर को मारते जा रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मायरा बहनियों के लिए बहुत ज़्यादा खाना खरीदती है और कहती है कि ये लो खा लो, मैंने सुना है कि यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खा लो। और फिर वो उन बुरे लोगों के बारे में पूछ रही होती है, तब ये बताती है कि वो बुरे लोग आज मेरे बदले कोई और गया है, आज मेरे बदले कोई और गया। जब वो ये बात बोलती है तब मायरा सोच रही होती है क्या इसके बदले कोई और गया है, मतलब कुछ और कोई और है। तब बेनी बताती है कि हाँ वो बहुत ही मतलब खतरनाक बंदा है, जब भी मैं उसे देखती हूँ तब वो मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर लगता है भाई, मतलब लगता है कि हाँ वो मुझे बहुत ज़्यादा जोश दे देता है। तो असल में ये बात कर रही होती है किसी और के नहीं, रोकरू के बारे में। मायरा कहती है कि मेरा भी एक दोस्त है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा जोश दिला देता है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का बंदा है। और ये भी हमारे रोकरू के बारे में ही बात कर रही होती है, लेकिन दोनों इनडायरेक्टली बात कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे गेट का असर पड़ रहा होता है, मतलब दोनों दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो रही होती है। मायरा सोच रही होती है कि ये क्या हो रहा है, और यहाँ पे इनकी लड़ाई तो भाई चल ही रही होती है, लेकिन ये लोग हरा नहीं पा रहे थे, मॉन्स्टर बहुत तगड़ा रहता है ना, इसीलिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गेट्स कनेक्ट हो रहे होते हैं, तभी जो मायरा रहती है वो काफ़ी डर गई रहती है और देखती है कि अरे ये क्या, ये तालिस्मा का इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले वो कुछ पूछती वो गेट के अंदर चली जाती है, लेकिन मायरा को पता लग गया था कि अच्छा ये भी एक एक्सॉर्सिस्ट है, लेकिन इसने पहले कहीं बताया क्यों नहीं भाई, यही बहुत अजीब बात रहती है। और यहाँ पे तो इसकी हालत ख़राब हो गई रहती है, तो ये तुरंत ही अपने ब्लैक तालिस्मा का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसके दोस्त और भाई की तो खटिया खड़ी कर दी रहती है ना उसने। तो रोकरू बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, और गुस्से में रहता है तो भाई ये गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और देता है एक जोरदार पंच ही बारे में मॉन्स्टर तबाह। उसके बाद जो बेन्यू रहती है वो लेके जा रही होती है, उसका फैमिलियर कहता है कि मायरा तो अभी तक भाग चुकी होगी, मैं तुम्हें एकदम गारंटी देता हूँ, क्योंकि वो इंसान है ना भागी जाएगी। लेकिन मायरा भागी नहीं रहती है, मायरा आके उसे गले लगा लेती है और कह रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं,
कि तुम एक एग्जॉर्सिस्ट हो। और ये सुन के बेन्यू भी हैरान हो जाती है, क्या इसे पता है एग्जॉर्सिस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता रहता, उन्हें बस लगता है कि नॉर्मल भूत भगाने वाले लोग हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। और कह रही होती कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। बेन्यू का भी यहाँ दिल पिघल चुका रहता है और उसे लगा था कि हाँ कोई सचमुच उसकी परवाह करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो पूछती है उससे कि तुम मतलब कहाँ पे रहती हो, तुम्हारे ग्रैंडपा क्या कौन है, क्या करते हैं। तब मायरा बता रही होती है कि मेरे ग्रैंडपा एक डॉर्मेट्री में रहते हैं और ये वही डॉर्मेट्री है जहाँ पे हमारी बेन्यू रहती है। और हाँ, अब यहाँ पे मायरा को ये पता लग गया रहता है कि जो हमारी बेन्यू है वो कौन से डॉर्मेट्री में रहती है। वहाँ पे वो जो ओल्ड मैन है यानी ग्रैम्स, वही हमारे मायरा के ग्रैंडपा है असल में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फाइनली यहाँ पर अपना पहुंच चुके रहते हैं और रोकरू भी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि रोकरू ने भाई सिंगल पंच में उस बड़े से मास्टर को हरा दिया था जिसने इन तीनों की हालत खराब कर दी। वैसे इस शो में इन तीनों का कोई काम नहीं है, मेन काम तो इन्हीं दोनों का है, बेन्यू और रोकरू का। मगर इन तीनों को बेकार में रख लिया गया है ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, क्योंकि सिर्फ छोटे मोटे मास्टर्स को मार पाते हैं ना, इसीलिए। अब जो मायरा रहती है भाई बहुत गुस्से में रहती है और कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुम इतनी सुंदर लड़की के साथ यहाँ पे रह रहे थे। हाँ हाँ बताओ। और फिर यहाँ पे भाई उसकी हालत खराब कर रही थी। आगे हमें ग्रैम्स को दिखाया जाता है जो कि अनदर वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ पे वो एक चीज़ देखते हैं और देख के हैरान हो चुके थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी तबाही अब यहाँ पे आने वाली थी। और कह रहे थे लगता है मेरा शक बिल्कुल सही निकला, मुझे उन्हें और तेजी के साथ अब ट्रेन करना पड़ेगा। शिमोन बेस में होता है, तो ये यहाँ पे बॉस को ढूंढ रहा होता है। तो वहाँ पे जो बाकी गार्डियंस होते हैं वो कह रहे होते हैं कि बॉस यहाँ पे नहीं है, वो शहर में गए हुए हैं। तो वो पूछता है कि शहर में किस लिए, तब बताते हैं क्योंकि वो ट्विन स्टार का टेस्ट लेना चाहते हैं, इसलिए वो शहर में गए हैं। और आगे हमें बॉस को दिखाया जाता है जो काफी खुशी से यहाँ पे आता है, मगर हमारा रोगरू कहता है कि नंगे बुड्ढे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम एक नंबर के ठरकी हो, हमेशा चड्डी में रहते हो। मगर वो यहाँ पे इनके लिए खुशखबरी लेके आया हुआ रहता है और वो बोलता है कि मैं तुम लोगों का यहाँ पे टेस्ट लेने के लिए आया हूँ और कुछ भी नहीं। ये सुनकर बेन्यू भी हैरान हो जाती है और फिर वो बता रहा होता है कि मैं तुम लोग का एक एग्जाम लेना चाहता हूँ, ट्विन स्टार्स का एग्जाम लेना चाहता हूँ, ताकि मैं देख सकूँ आखिर तुम लोग कितने ज्यादा काबिल हुए हो, कितने ज्यादा पहले से बेहतर हुए हो। इसीलिए इसलिए तुम्हें एक नई डेस्टिनेशन पे लेके चलूंगा। तो ये सुन के दोनों हैरान हो चुके रहते हैं कि अरे भाई आखिर ये कौन सी डेस्टिनेशन पे ले जाने की बात कर रहा है। तब ये बोलते हैं कि तुम्हें एक ही घर में रखा जाएगा, एक ही कमरे में तुम लोग रहोगे। तब यकीन नहीं हो रहा होता है हमारे रोकरो को, और फिर वो कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तब रोकरो कहने लगता है कि ये तुम क्या बकवास बात कर रहे हो, हाँ हाँ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं चलो, तो तुम लोग का जो टेस्ट होने वाला है ये बहुत ही कमाल का टेस्ट होने वाला है। तो रोकरो कहता है कि मैंने ट्विन स्टार के लिए कभी हाँ बोला ही नहीं था, तुम ही लोग मुझे जबरदस्ती फोर्स कर रहे थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक विला में पहुंच चुके रहते हैं और ये विला काफी ज्यादा शानदार और काफी ज्यादा बड़ा रहता है। तो अब ये विलाहीन का घर रहता है, ठीक है। तो बॉस बोल रहे होते हैं कि ये सारा तुम्हारा है भाई, कैमरा देखो, तालिस्मा लगा हुआ है, ऊपर से जिम विम सब है, मतलब एकदम पूरा होम सेटअप है। लेकिन सबसे अच्छा घर में अगर कोई जगह है तो वो है बेडरूम, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा खर्च किया गया है। और बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे तुम लोग जन्म दोगे एक हमारे सबसे प्यारे स्टार को, तुम लोग ट्विन स्टार मिलके हमारे सबसे प्यारे स्टार को जन्म देने वाले हो। तो रुकरू कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बॉस कह रहे होते हैं कि अरे उछल उछल के करना, ये देखो कितना सॉफ्ट नरमदार गद्दा है। लेकिन वो कह रहा होता है कि तुम ठरकी कहीं के हमेशा शॉर्ट्स में घूमते रहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग तुम्हारी तरह ही ठरकी है। लेकिन बॉस कह रहे होते हैं कि हाँ तुम लोग करोगे, जरूर करोगे, अब से ये घर तुम्हारा हुआ, सोचो कितना मजा आएगा तुम दोनों को उतने सॉफ्ट बेड पे करने में। क्या बोलते हो इसके बारे में। अब दोनों यहाँ पे एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये बुढ़ा एकदम अजीब है। तभी रोकरू उसके चेहरे पे देता है एक जोरदार घुमा के लात, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और कहता है कि मैं ही सिर्फ इसके लिए राजी नहीं हुआ था, तुम्हारे जो ग्रैम्स है वो भी इसके लिए राजी हो गए थे। असल में वो भी चाहते थे कि ये दोनों मिल के स्टार करे समझ रहे हो ना, स्टार करे, क्योंकि दोनों ट्विन स्टार है। अब इनका सामान भी आ चुका रहता है पूरा एकदम, और ग्रैम्स कह रहे होते हैं अच्छे से करना, ठीक है। और जो हमारा छोटा रहता है ये भी उनके साथ ही जा रहा होता है, वो भी मिला हुआ रहता है। अब सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि इसे एक ही घर में एक ही लड़की के साथ रहना पड़ेगा। और सोच रहा होता है कि नहीं 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 भाई ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे एक ही घर में एक ही लड़की के साथ रहना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो रहा है क्योंकि मैंने आज से पहले आज तक कभी ऐसा कभी किया ही नहीं, आखिर मैं क्या करूँ क्या करूँ। और वो चीज़ वो देख रहा होता है। यहाँ पे दूसरी तरफ वो बेनियो को भी देखता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शांत खड़ी हुई रहती है। तो उसे वहाँ से बेड से घसकाना रहता है क्योंकि बेड की पोजीशन उसे अच्छी नहीं लग रही होती, तो वो बेड घसकाने के लिए जाती है मगर घसका नहीं पा रही होती है। उसके बाद ये एक बटन को क्लिक करता है जिससे हम देखते हैं कि पूरा घर अप एंड डाउन हो रहा होता है। यहाँ पे दीवार भी हट चुकी रहती है और वो बोल रहा होता है कि ये है तुम लोग का पहला टेस्ट। यहाँ आगे में एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन भी लगा हुआ रहता है जहाँ पे हमारे बॉस बता रहे होते हैं कि ऊपर वेंटिलेटर पे तुम्हें जाना है, वहां पर कुछ दिया है, उसका सवाल का जवाब देना है। उसके बाद तुम लोग अब वापस से घर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर तुम लोग ये टेस्ट पूरा नहीं करते हो तो तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है और तुम्हें ये पहला टेस्ट पास करना ही पड़ेगा। तो ये पहला टेस्ट आसान नहीं होने वाला था, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। मगर रोकरू को तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ जो हमारा छुटकू रहता है, इसे भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि बेन्यू के साथ यहाँ पे थोड़ा सा बुरा हो रहा था, ये कुछ ज़्यादा ही बुरा कर रहा होता है। लेकिन कहता है कि नहीं, टेस्ट तो अभी शुरू हुआ है। उसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं कि आखिर ये लोग किस तरीके से वहाँ पे ऊपर में पहुँच सकते हैं। तो ये पहले ऊपर जाने की कोशिश करता है मगर वहाँ पहुँच नहीं पाता है। फिर बेन्यू अचानक से जंप लगाती है, तो ये उसका देखता है कि अंडरवियर तो उसने पहना ही नहीं है। वो कहती है कि आ जाओ, चलो ऊपर आ जाओ, लेकिन वो कहता है कि वो तुमने तुमने वो अंडरवियर नहीं पहना हुआ है। तो मैंने मतलब देखा नहीं। और बेन्यू को फिर याद आ जाता है कि उसके जो सारे अंडरवियर है वो तो ग्रैंडमा ने धोने के लिए रख दिए थे। इसका मतलब तुम्हें पता है कि उसने क्या देख लिया ऊपर से, और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई रहती है। मगर फिर भी इन सभी बातों को छोड़ के अब वो लोग ऊपर बढ़ने की कोशिश करना चाहते थे। रोकरू भी यहाँ पर पहुँच रहा होता है, जंप लगा के पहुँच गया रहता है और यहाँ पे कुछ और ही हो जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके रहते हैं, लेकिन रोकरू का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था और दोनों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शर्मा रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारा बॉस देख रहा होता है ऊपर से। वो तो खूब ज़्यादा मज़े ले रहा होता है इन दोनों के, लेकिन ये कहता है मुझे माफ़ करना और चलो अब हमें ऊपर बढ़ना है। ऊपर स्क्रू ड्राइवर है ना, उसे लेना है। तो चलो एक बार तुम आना कूदना, ठीक है, मैं उछाल दूंगा तुम्हें। तो यहाँ पे बेनियो होती है, वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, लेकिन उससे थोड़ा शर्म आ रहा होता है क्योंकि उसने अंडर पैंट्स नहीं पहने हुए रहते हैं, मतलब चड्डी नहीं पहनी हुई रहती है। तो वो थोड़ा शर्मा रही होती है। मगर रोकरू कहता है कि इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है, आओ। और फिर वो आती है तो घुटने से लग जाता है भाई, इसके मुंह पे बहुत जोरदार लग जाता है। आगे हमें ग्रैब्स को दिखाया जाता है और मायरा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि नहीं, आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको उन दोनों को एक ही घर में नहीं रखना चाहिए था। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि ये सब स्टार को लाने के लिए ही है, अगर इस दुनिया में स्टार आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तब तक रियो आता हुआ कहता है कि वहाँ मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पर एक और ट्राई करने जा रही होते हैं और इस बार इसका ट्राई सफल हो चुका रहता है, वो और ऊपर पहुंच गई रहती है। उसके बाद इन्हें स्क्रू ड्राइवर तक पहुंचना रहता है, तो बेनियो को इसे उठाना पड़ेगा, यही काम रहता है। क्योंकि लेकिन वो लोग थोड़ा शर्मा रहे होते हैं, तुम लोग को पता है ना। अब यहाँ पे वो उठा रहा होता है और कह रहा होता है कि यार तुम तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा भारी हो, मतलब हल्की लगती हो लेकिन बहुत ज़्यादा भारी हो। अब यहाँ पे वो अपने पैरों से इसे दबा रही होती है, इसका चेहरे को, कह रही होती है कि मैं तुम्हें भारी लग रही हूँ क्या। और ये सब छुटकू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो बॉस को ही उल्टा मारने की कोशिश करता है, यहाँ पे टीवी ही तोड़ देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली लोगों ने गेट खोल दिया रहता है। उसके बाद ये लोग अंदर घुस चुके रहते हैं। जैसे अंदर घुसते हैं यहाँ पे रियो का कॉल आ चुका रहता है कि तुम लोग कहाँ पर हो यार, एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर हो चुका है, हमें उसे हराना है, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो वो कहता है कि तुम एकदम रुकना, मैं तुरंत ही आ रहा हूँ उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। तो मेन्यू पूछती है कि क्या हुआ, तब वो बताता है कि आगे एक मॉन्स्टर आ चुका है, तो हमें जाके उसे हराना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो यहाँ पे फाइनली वो पहुंच चुके रहते हैं और ऐसा रहता है कि अगर ये लोग एक भी गलत जवाब देंगे, एक ही सवाल का एक ही बार जवाब दे सकते हैं और गलत जवाब दिया तो वापस से इन्हें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आगे कंप्यूटर में सवाल लिखा हुआ रहता है कि क्या है, लेकिन जवाब एक ही बार देना और अगर गलत हो गया तो वापस से रिस्टार्ट हो जाएगा, यही दिक्कत वाली बात रहती है। तो अब दोनों बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे जवाब देने होता है। तो बेन्यू कह रही होती है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे, मगर रोकरू ने पहले ही जवाब यहाँ पर दे दिया रहता है और गलती से यहाँ पे क्या होता है कि जवाब सही भी हो चुका रहता है। तो उसके बाद दोनों यहाँ पर उतर चुके रहते हैं। अगले सीन में हमें दूसरे वर्ल्ड को दिखाया जाता है, अनदर वर्ल्ड को, जहाँ पे ये मॉन्स्टर उनके ऊपर भारी पड़ रहा था मगर आ चुके रहते हैं ये दोनों। बेन्यू और रोकरू मॉन्स्टर को ऐसे संभाल रहे होते हैं जैसे कि भाई क्या ही बोला जाए, वो तो मॉन्स्टर को एकदम आराम से ही खत्म कर डालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। वो नोटिस करती है कि उसका जो हेयर पिन है वो अचानक से कहीं गायब हो गया है। तो रोकरू कह रहा होता है कि क्या हुआ था, वो कहती है कि मेरा हेयर पिन वो कहीं पे गायब हो गया, वो मेरे भाई ने दिया था, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। और वो उसे ढूंढ रही होती है, लेकिन वो कहता है कि चलो पहले यहाँ से। तो वो उसे घर में लेके आ गया रहता है और हम देखते हैं कि वेंटिलेटर के अंदर ही उसका हेयर पिन गिरा हुआ रहता है। तो वो पूछती है कि तुम्हें आखिर ये बात कैसे पता चली। तो वो बोलता है कि उस वक्त हमें कुछ टक से गिरने की आवाज़ आई थी तो मुझे लगा कि वो यहीं पे होगा, वैसे भी तुम जब बैटलफील्ड में थी तो तुम थोड़ी सी चेंज लग रही थी। तो वो कहती है तुम मुझ पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे थे क्या। तो यहाँ पे हमारा रोकरू तुरंत ही बात को घुमा देता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है तुम्हें अब नहा लेना चाहिए। उसके बाद वो नहाने के लिए जाती है और सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है कि वो मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है। उसके बाद वो जाती है और बताती है कि मेरा एक भाई भी था, मतलब हम दोनों एक तरीके से बहुत ज़्यादा सेम थे और उसी ने मुझे ये हेयर पिन गिफ्ट किया था। रोकरू पूछता है कि अब वो कहाँ पे था, वो बताती कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। बात यह है कि वो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज था, उसी ने मुझे ये हेयर पिन भी दिया था और वो मॉन्स्टर से लड़ता भी था। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि एक्सॉर्सिज्म के मिशन में उसकी मौत हो गई थी। यहाँ पे रोकरू उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने अनजाने में ही कहीं बेन्यू को हर्ट तो नहीं ना कर दिया। लेकिन बेन्यू कहती कि नहीं तुमने मुझे हर्ट नहीं किया और फिर उसके बाद भाई अचानक से इनकी लड़ाई भी शुरू हो जाती। सो मयूरो यहाँ पे कह रही होती है कि तुम भूल गए
आखिर तुमने क्या बोला था कि तुम कभी भी एग्जॉर्सिस्ट नहीं बनोगे, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रोकरू रोकरू कहता है कि मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बस लोगों की भलाई करना चाहता हूँ, मैं एग्जॉर्सिज्म नहीं करना चाहता हूँ। मगर मयूरा उसे याद दिला रही होती है कि कैसे तुम फूट फूट के रो रहे थे 2 साल और मैं तुम्हें वैसे नहीं देख सकती। मगर बेन्यो फिर इनके बीच में आ जाती है और कह रही होती है कि ये इसका अपना फैसला है। अब यहाँ पे इसे ये याद आ जाता है कि रेस्टोरेंट में ये किसी और के बारे में नहीं बल्कि रोकरू के बारे में ही बात कर रही होती है। तो अब यहाँ पे दोनों के बीच में अपना ही बहस होने लगता है। ये रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे कुछ समझते ही नहीं है। ये तो इसे लात मार के भाई भगा देते हैं। भाई बहुत खतरनाक सीन हो गया रहता है। रोकरू कुछ नहीं समझ रहे होते हैं और यहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। तब ये बताता है कि मैं एग्जॉर्सिस्ट नहीं बनना चाहता हूँ, मैं लेकिन मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ जैसा पिछले साल हुआ था, मैं नहीं चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि मयूरा काफी उदास होती है और वो चुपचाप यहाँ से जा रही होती है और सोच रही होती है कि वो बहुत ज्यादा दुखी था। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो वापस से उसी रास्ते पे चले, क्योंकि मुझे याद है कि वो कितना ज्यादा दुखी था, कैसे वो रो रहा था। ये सब 2 साल पहले की बात होती है। मगर इसके पीछे एक मॉन्स्टर रहता है और मयूरा को यहाँ पे जरा सा ही भनक नहीं लगा था। आगे हम देखते हैं कि ये छुटकू बिल्ला आता है तो उसके हाथ में तलिस्मा रहता है और ये तलिस्मा असल में मयूरा का गिरा हुआ रहता है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा ऑरा रहता है उन्हें ये तलिस्मा दिया जाता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स है वो ज्यादा ऑरा वाले लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ताकि वो उन्हें खा सके। और जैसे ये बात पता चलता है हमारे रोकरू को, वो तुरंत ही भागता है मयूरा को बचाने के लिए, क्योंकि उसे शक था। आगे हम देखते हैं कि मयूरा के पास में एक छोटी बच्ची आती है, मगर ये कोई छोटी बच्ची नहीं, ये तो मॉन्स्टर रहता है और ये फिर दूसरे वर्ल्ड में आ चुके रहते हैं यहाँ पे। वो काफी ज्यादा डर रही होती है क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पे टेंटिकल से पकड़ लिया गया रहता है। फिर ये रोने लगती है, कहती है बचाओ मुझे, लेकिन रोकरू आ चुका रहता है उसे बचाने के लिए। मगर रोकरू का पंच इसमें काफी नहीं रहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर था। हालांकि मयूरा को इसने बचा लिया था और मयूरा सोच रही होती है कि अगर तुम ऐसे ही हीरोइक काम करते रहोगे तो कैसे मैं तुम्हें ये सब काम करने से मना करूंगी। लेकिन अब रोकरू को तो यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है, आ चुकी रहती है बेन्यू भी, लेकिन इनके अटैक्स को काम नहीं आता और यहाँ पे कोई छुप छुप के भाई देख रहा होता है, वही पर्सन। आगे हमें दिखाया जाता है ग्रैंडमा कह रही होती है कि बॉस जो कर रहे हैं ना उन दोनों के साथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तब तक हम देखते हैं कि कोई यहाँ पे आया हुआ रहता है और इसका नाम सीजे रहता है और जो सीजे है वो मास्टर रहता है हमारे रोकरू का। और हाँ, इनका दामाद भी, हमारे ग्रैम्स का दामाद भी, और मयूरा का फादर भी यही रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहा होता है कि कैसे रूल ब्रेक हो गया है और मैं उसे खत्म करने के लिए आया हूँ, मतलब उसे रोकने के लिए आया हूँ, ठीक है। और फिर वो चला जाता है, भाई दूसरे वर्ल्ड में आ चुका रहता है। यहाँ पे तो रोकरू लड़ रहा होता है मगर कोई फायदा नहीं हो रहा होता है, वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर रहता है। मगर फिर सेजे आके उस मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा डालता है और जब रोकरू देखता है कि ये क्या, ये तो सेजे, वो काफी खुश हो जाता है। और बाद में हम देखते हैं कि ग्रैम्स उन्हें बता रहे होते हैं कि जो सेजे है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल सिमोन की तरह, वो भी 12 गार्डियंस में से एक है। तब रियो कहता है कि ये सिमोन कौन था, तब वो लोग बता रहे होते हैं कि अरे सिमोन को तुम भूल गए। और यहाँ पे ये भी बताते हैं कि मयूरा का वो फादर रहता है, ठीक। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग दी रहती है हमारे रोकरू को बचपन से ही और सिमोन के बारे में बता रहे होते हैं रियो के बारे में। तब रियो कहता है कि मैं और भी ज्यादा जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। जब रोकरू देखता है अपने मास्टर को तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है कि अरे मास्टर आप यहाँ, लेकिन वो तो काफी ज्यादा गुस्से में रहते हैं, बेनियो को गड़बड़ लग रही होती है यहाँ पे। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा ये हाथ लेने के लिए आया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसका इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारा ब्लैक तालिस्मान लेने को आया हूँ। यहाँ बेन्यू को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन रोकरू कहता है कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मगर ये कहते हैं कि नहीं, ये हाथ तुम्हारा खून से सना हुआ है और मैं नहीं चाहता हूँ, और अगर तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बोलो क्या तुम इसके लिए रेडी हो। लेकिन हमारा रोकरू इनके पैर बराबर भी नहीं रहता है, ठीक है, वो तो ऐसे ही हरा देंगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्रैम्स यहाँ बता रहे थे कि आज से 2 साल पहले जो हादसा हुआ था, ग्रैंडमा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर वो ये भी बताते हैं कि अगर किसी के ऊपर उसका ऑरा ज्यादा हावी हो जाता है तो वो मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। और 2 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी यही हुआ था। लेकिन ग्रैंडमा को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ग्रैंडपा क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले जितने सारे स्टूडेंट्स मरे थे उनमें से बस रोकरू ही एक जिंदा बच गया था। ग्रैम्स यही कहते हैं कि हाँ वो जिंदा बच गया था, और तुम समझ सकती हो क्यों। आगे हमें दिखाया जाता है रोकरू को, जो कि यहाँ पे अपने आप को साबित करना चाहता था अपने मास्टर के आगे में। तो उसके मास्टर कहते हैं ठीक है चलो देखता हूँ। और फिर जब वो हमला करते हैं तो ये रोकरू का ही हमला होता है, मतलब मास्टर से ही सीखा रहता है, मगर हमला ज्यादा पावरफुल रहता है। और जो सीजे रहता है ये भाई हमले पे हमले करते जा रहा होता है, रोकरू तो कुछ कर ही नहीं पा रहा होता है। वो आता भी है पास में तो ये उसको ऐसे ही हाथ से ही पकड़ लेता है, उसका ब्लैक तालिस्मा ले लेता है, जिससे ये अभी अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन रोकरू कहता है कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मगर वो कहते हैं कि नहीं तुम नहीं करने वाले हो, ठीक है। और तुम्हें याद है ना कि 2 साल पहले क्या हुआ था। बेन्यू को समझ नहीं आ रहा था कि 2 साल पहले आखिर क्या हुआ था डॉर्मेट्री में, सब लोग इसके बारे में बात क्यों करते हैं। तब वो कहते हैं अच्छा तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी छुपा नहीं रहना चाहिए, मैं बताता हूँ कि आखिर 2 साल पहले क्या हुआ था। और बेन्यू कह रही होती कि क्या हुआ था। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे
हमें पुराना राज खोला जा रहा होता है कि 2 साल पहले जब सभी बच्चे ट्रेनिंग करने के लिए आए थे डॉर्मेट्री में, तो उसमें हमारा बेन्यू का भाई भी था और रोकरू भी था और भी बहुत सारे बच्चे थे। मगर फिर क्या होता है कि सब बच्चे मारे जाते हैं और बेन्यू वहाँ से ज़िंदा बच के निकल जाता है। तुम समझ रहे हो, रोकरू हमारा ज़िंदा बच के वहाँ से निकल जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? रोकरू ही ज़िंदा बच के क्यों निकला और बाकी सारे बच्चे ज़िंदा बच क्यों नहीं निकले? और 2 साल पहले ही बेन्यू के भाई की भी मौत हो गई थी डॉर्मेट्री में, तो अब आप लोग सारी कड़ी समझ सकते हैं। यहाँ पे जो बेन्यू रहती है उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि रोकरू ने ही उसके भाई को मारा है, जो कि बिल्कुल सच बात होती है। रोकरू ने ही उसके भाई को मारा है, अनजाने में ही मारा था, मगर हाँ, उसी ने सारे बच्चों को मार दिया था, जितने भी 10-12 स्टूडेंट थे इसने मार दिया था, क्योंकि ये मॉन्स्टर में बदलने लगा था। और अब यहाँ वो पूछ रही होती है कि क्या ये सच बात है? क्या ये सच बात है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? क्या ये सच है? क्या तुम ही ने मारा है? लेकिन वो वहाँ कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, एकदम सहम सा गया रहता है, चुप हो जाता है। जब बेन्यू से लगातार बार बार पूछ रही होती है, लेकिन रोकरू कुछ भी नहीं जवाब देना चाहता था, मगर फिर बाद में बोलता है कि हाँ, ये बात सच है, मैंने ही सारे स्टूडेंट्स को मारा था। अब ये बात सुन के बेन्यू को एकदम शॉक लग चुका रहता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि आखिर उसके भाई का कातिल कौन है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं था। लेकिन मास्टर उसे रोक रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं रुको, अभी पूरा बात तुमने सुना नहीं है मेरा। ये मेरा बेवकूफ स्टूडेंट है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इसने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन इसने जानबूझ के नहीं मारा था। और मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ इसके बारे में। लेकिन उतनी देर में हम देखते हैं कि जो बंदा इन लोगों को दूर से देख रहा होता है वो यहाँ पे आ चुका था। और मैं बता दूं, इसका नाम यूटा रहता है और ये कोई और नहीं बल्कि बेन्यो का भाई रहता है, जो कि यहाँ जिंदा था। मास्टर कहते हैं कि मेरा दूसरा बेवकूफ स्टूडेंट, और वो अपना तालिस्मा निकालते हैं। लेकिन वो कहता है कि आपको क्या लगता है, मयूरा यहाँ पे पड़ी हुई है और क्या यहाँ लड़ना बिल्कुल सही रहेगा? आपको नहीं लगता है कि रोकरू वापस से अपना कंट्रोल खो देगा और मयूरा के ऊपर हमला कर सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है? तो मास्टर इस बात को ध्यान से सुनते हैं और वो लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो तालिस्मा वापस रख चुके रहते। और यहाँ पे रोकरू बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था, उन सभी लोगों की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। लेकिन यूटा कहता है कि मेरी वजह से नहीं मेरे दोस्त, हम लोग बहुत दिन के बाद मिले। वो आता हमला करने के लिए, मगर बिना किसी तालिस्मा के ही ये इसे पकड़ लेता है, जिसे देख के मास्टर हैरान हो चुके रहते हैं। और यूटा कह रहा होता है कि मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग इतने दिन के बाद मिले हैं, हमें आराम से बातचीत करना चाहिए। तुम क्या मेरे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हो? हाँ देखो, लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मगर रोकरू को यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि उन सभी लोगों की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, तुम हो उन सभी लोगों की मौत के जिम्मेदार। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मगर जो यूटा रहता है वो तो एकदम चिल मोड में रहता है और कहता है ठीक है, चलो याद करते हैं कि आखिर क्या हुआ था पास्ट में। तो पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो यूटा रहता है वो सभी बच्चों को कहता है कि चलो ताकतवर बनते हैं। इसके लिए वो लोग ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने वाले थे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे उसकी बात के लिए राजी हो गए थे। 10-12 बच्चे रहते हैं, तो वो उन सभी को अपने कमरे में बुलाता है जहाँ पे ये कुछ डार्क मैजिक करने वाला था, जो एक्सॉर्सिस्ट करते थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि हमारे रोकरू को इसके बारे में कुछ नहीं पता रहता और लड़कियां बोलती है कि वो लोग गए हैं कमरे में यूटा के, वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, तो ये यहाँ से जाने वाला था। ये कहता है मैं तब तक बाहर घूम गया था। उतनी देर में इसे कुछ आवाज आती है और तब तक हम देखते हैं कि जो पीछे इनके खड़ी लड़की रहती है उसे कुछ हो जाता है, मतलब वहाँ पे कोई आ जाता है। और फिर देखते हैं कि ये क्या, उसकी तो मौत हो चुकी है। यहाँ पे एक और लड़की आती है जो कि रोकरू से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, वो यूटा वो मॉन्स्टर बदल देगा सबको, मैं मॉन्स्टर में नहीं बदलना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। रोकरू को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन उससे पहले ही वो मॉन्स्टर में बदलना शुरू हो चुकी रहती है और ये सारा काम यूटा कर रहा होता है ब्लैक मैजिक के जरिए। आगे हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट यहाँ पे मॉन्स्टर बदल चुके थे इन दोनों को छोड़ के। रोकरू तो यहाँ बच जाता है, मगर वो जो लड़की रहती है उसे भी पकड़ लिया गया रहता है और वो भी मॉन्स्टर बदल जाती है। तो यहाँ पे वो अपना आपा खो बैठता है और यही थी पास्ट की कहानी। तो समझे, ये सब यूटा की वजह से हुआ है। लेकिन बेन्यू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो सीजी उसे बताते हैं जैसा तुम अपने भाई के बारे में सोचती हो वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। असल में जो एग्जॉर्सिस्ट है वो डार्क मैजिक अपनी पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसके लिए कभी कभी उन्हें मॉन्स्टर में भी बदलना पड़ता है। लेकिन जब उनका कंट्रोल छूट जाता है इसके ऊपर से, तो वो हमेशा हमेशा के लिए मॉन्स्टर में ही बदल के रह जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर मास्टर कर लिया है, और उसमें से एक तुम्हारा भाई भी है जिसने इसके ऊपर मास्टर कर लिया। बेन्यू को यकीन नहीं होता है कि उसका भाई मतलब इतना अच्छा था। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है ना, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो सेज उसे समझा रहे होते हैं कि जैसा तुम अपने भाई के बारे में सोचती हो वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो बिल्कुल बदल चुका है, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। तो बेन्यू यूडा से पूछती है कि क्या ये बात बिल्कुल सच है, क्या ये जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सच है? तुम तो मेरे प्यारे भाई थे ना, हमारे मॉम डैड को बहुत ज्यादा भरोसा था हम दोनों के ऊपर, और वो सभी चीजें तुमने ये सब किया। यूडा कहता है कि मॉम डैड पगला गई हो क्या, वो दोनों तो गधे थे, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उनसे बड़ा गधा मैंने किसी को नहीं देखा। पता नहीं उन्होंने तुम्हारे अंदर में ऐसा क्या देख लिया जो उन्होंने तुम्हें बचाने का सोचा। मैं तो थक गया था तुम्हारा अच्छा भाई बनते बनते। मैं तो बस वो नाटक कर रहा था, तुम्हें पता है मैं एक कैद में था, मैं बस वहां से किसी भी तरीके से निकलना चाहता था, और वैसे भी मैं ताकतवर बनना चाहता था। और डॉर्मेट्री में आके मुझे असली में एहसास हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए
मैंने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया। बेन्यू एकदम टूट गई रहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और जो रोकरू रहता है वो इन सभी पट्टों को खोल देता है, बिना तालिस्मा के हमला कर देता है भाई, और हाथ भी अपना निकाल देता है, जिसे देख के मास्टर हैरान हो गए थे। लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं रहता है, क्योंकि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और यहाँ पे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, ठीक है। तो उसका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, और जिनका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है वो बस अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ नहीं। तो मास्टर कहते हैं कि हमें रोकरू को रोकना पड़ेगा। तो बेन्यू अब आ चुकी रहती है उसके बीच में, क्योंकि वो उसे रोकना चाहती थी। अब ये अपने होश में आ चुका रहता है, मगर बेन्यू को बहुत जोर का हमला लगता है, यहाँ पे उसकी हालत खराब हो जाती है। तब वो उसके पास में आता है, पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन बेन्यू कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन तब तक पीछे से यूटा आता है और कहता है कि देखो मेरे दोस्त, अगर तुम चाहोगे तो तुम ताकतवर बन सकते हो। तुम्हें पता है तुम अपने आप को हमेशा लड़ने से रोकते हो, जो कि तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, इसलिए तुम कभी भी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर तुम अभी भी चाहो तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते हो। मगर रोकरू एकदम गुस्से में रहता है, इसलिए यूटा ज्यादा टाइम पास वहां पे नहीं करता है, वो तुरंत ही वहां से निकल चुका रहता है। आगे वो देखता है कि बेन्यू की हालत खराब रहती है, वो उससे पूछता है, लेकिन मास्टर कहते हैं कि चलो, मैं इसे हमेशा यहाँ जमीन पे पड़े नहीं रहने दे सकता हूँ। वो मयूरा को उठाते हैं, जो कि उनकी बेटी, और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। बेन्यू यहाँ पे माफी मांग रही होती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये सब हुआ है और वो बेकार में ही इसे दोष दे रही होती है। तो वो कहती है, मेरे भाई की वजह से ये सब चीज हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो, उसे भी माफ कर देना मेरी तरफ से। मुझे पता है तुम उसे माफ नहीं कर सकते हो, लेकिन प्लीज हमसे जो भी गलती हुई, प्लीज उसके लिए तुम्हें माफ कर दो। पता नहीं उसकी वजह से तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा। रुकरू कहता है कि तुम्हारा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, मैं उस दिन से टूट गया था और मैंने कभी भी लड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं लड़ूंगा। और ये मैं तुम्हारे भाई के कहने पे नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। मैं उन सभी लोगों को बचाऊंगा, मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा। जितने सभी लोग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उन सभी को बचाऊंगा। तो यहाँ पे बेन्यू भी उसके साथ में कसम खाती है कि ठीक है, कि मैं भी ताकतवर बनूंगी। तो यहाँ पे दोनों एक साथ फैसला करते हैं कि दोनों एक साथ और भी ज्यादा पावरफुल। सो यहाँ पे हमें रोकरू को दिखाया जाता है, जो काफी परेशान था, क्योंकि उसने सेजे से कहा था कि प्लीज हमें ट्रेनिंग दे दो, और बेन्यू ने भी झुक के कहा था, मगर उसने उसका बस ब्लैक तालिस्मा ही वापस किया और उसके बाद वो कुछ बोला ही नहीं और सीधे चला गया, क्योंकि इसे गुस्सा आ रहा है, अपने हाथ पे ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उतनी देर में बेन्यू आती है और कहती है कि तुम कब तक बाथरूम यूज करोगे, चलो निकलो यहाँ से, अब जाओ यहाँ से। जब वो बाहर निकलता है तो एक बहुत ही खूबसूरत लेडी को वहां पे देखता है। वो कहती है कि चाय एक और बार लेके आना। तो वेटर, तो वो कहता है जी मैम। अरे लेकिन रुको, तुम कौन और मेरे घर में क्या कर रही हो। तो वो कहती कि मेरा नाम साबारू है और ये 12 गार्डियंस में से एक रहती है, और हमारी बेन्यू की टीचर भी ये रह चुकी है, मतलब पहले थी, अभी नहीं है, अभी भी है, और ये उनका कंपेनियन है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आई रहती है इन लोग को बताने के लिए कि देखो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और यहाँ बेन्यू बता रही होती है कि ये मेरी टीचर है। तो वो पूछता है क्या ये स्ट्रांग है, तो वो बताती है कि बेवकूफ ये 12 गार्डियंस में से एक है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये विनती कर रहा था कि प्लीज मैडम हमें सिखाइए, हमें ताकतवर बनाइए। तो वो कहती है कि अच्छा तुम लोग मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वो उन लोग को कुछ हिंट्स दे रही होती है, कहती है पहेली बुझाओ और फिर काम पूरा करो। तो अब यहाँ पे रोकरू कह रहा होता है कि मैं बुझाऊंगा पहेली, तुम नहीं बुझाने वाली हो। तो बहनियों में यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि भाई एक तो ये मेरे से अनपढ़ है, ऊपर से हिम्मत तो देखो मुझे नहीं दे रहा है पहेली बुझाने के लिए, हालांकि ये गलत पते पे लेके आ गया रहता है। तो फिर बहनियों को कहता है कि मैडम आप सही जगह पे ले चलिए। वो सही जगह पे लेके जाती है। तो टेलर कहती है कि वो आइए आइए, आपका स्वागत है, साबुरू सामा ने कहा था। ये देखता है कि अरे ये क्या, बेनियो की ड्रेस तो यहाँ पे काफी खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन ये सब उसने क्या रखा है यहाँ पे। हाँ, अब इसके बाद एक और पहेली मिल रही होती है, उनका असिस्टेंट बार बार पहेली लाके दे रहा होता है। उसके बाद साबुरू भी आ चुकी रहती है और कहती है कि तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी, पहले तुम्हें इन पहेलियों को बुझाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी, तुम दोनों को कपल की तरह काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसे बहुत टोन भी मार रही होती है और ये यहाँ लगातार पहेली के ऊपर पहेली बुझाते जा रहे होते हैं और इस बार हाथ पकड़ना रहता है। तो वो कहता है तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, लेकिन काफी खूबसूरत लग रही होती है। तो रोकरू सोच रहा होता है कि हाथ पकड़ा जाए या फिर नहीं पकड़ा जाए, लेकिन थोड़ा सा भी टच होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने गोबर छू लिया और कहता है कि ये कैसी मास्टर है तुम्हारी, यहाँ ट्रेनिंग दिलाने के अलावा ये सब कुछ हमसे करवा रही है। हाँ, मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता हूँ, समझी, मुझे जबरदस्ती आना पड़ रहा है। वो कहती कि मैं भी तुम्हें कौन सा अपना हस्बैंड मान रही हूँ, मुझे जबरदस्ती आना पड़ता है। वो कहता है किस तरीके की वो ट्रेनिंग देती थी, तब वो बताती कि वो मुझे ट्रेनिंग देती थी और बोलती थी कि दुनिया में उन लड़कों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि इस दुनिया में शायद ऐसा कोई नहीं जो मेरे लिए बना हो। ऐसा ही ऐसा ट्रेनिंग के बाद बोल रही होती है और वो खुद कंफ्यूज हो जाती है। तो यहाँ पे रोकरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बेन्यू भी पूछती है कि आप किस तरीके की ट्रेनिंग दे रही हैं और काफी ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन यहाँ जो साबुरू सामा रहती है, उन्होंने बेन्यू को अपनी बात में बड़े आराम से फंसा लिया रहता है और रोकरू बहुत गुस्से में वहां से जाने वाला रहता है, मगर बेन्यू के कहने पे वो रुक जाता है और कहता है ठीक है चलो ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे एक और पहेली रहती है। अब यहाँ पे एक होटल में लोग आए रहते हैं, रेस्टोरेंट में लवी डवी कपल यहाँ पे एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं और इन दोनों को भी बिल्कुल वैसा ही करना है, मतलब एक दूसरे को ऐसे केक खिलाना है। और दूर से देख रहा होता है, पेट कह रहा होता है कि ये मास्टर आप ठीक नहीं कर रही है, देखिए देखिए वहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है। तो उसे खिलाने जा रही होती है और ये एकदम
क्या ही बोला जाए, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और कहता है कि बस मुझसे अब ये सब और बिल्कुल नहीं होने वाला है। फिर वो साबूरू के पास में जाता है और कहता है कि तुम ये सब बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो, लेकिन इस बार उन्हें किस करना रहता है तो वो कहता है मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। साबूरू कहता है कि देखो तुम लोग एक लवी डबी कपल हो, तुम्हें ये सब करना चाहिए, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे बेचारे दोनों क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। तब वो कहती है यहाँ पे अरे मेरा फेवरेट खाना, तो वो कहता है रुको मैं खरीद देता हूँ। तो यहाँ पे तो आपको पता है इसे कुछ पकौड़ा जैसा बहुत अच्छा लगता है जो ये डेली खाते रहती है, और वो कहता है कि तुम खाते हुए मतलब बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही हो। मगर इस बात पे वो ज़्यादा ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती और देना भी नहीं चाहिए। वैसे वो खा रही होती है और देखती है कि ये नहीं खा रहा है तो वो उसे ला के दे देती है खाने के लिए और कहती है कि ये लो तुम भी खाओ। उसके बाद दोनों बातें करते हैं, तब ये कहता है कि मैं भाग के आ गया। हाँ हाँ, वैसे यहाँ पे गेट खुल रहा है, तभी वो देखते हैं कि आगे में एक गेट खुल रहा है और फिर देखते हैं कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स असली दुनिया में आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो बेन्यू रहती है वो गेट खोल देती है। उसके बाद जो रोकरू रहता है, अब इन दोनों का टीम अप हो चुका रहता है। तो साबुरु सामा चाहती थी कि इन दोनों को टीम जैसा लड़ना चाहिए और वो भी अंदर में रहती है। तो दिखाया जा रहा होता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका रहता है और बेन्यू को कह रहा होता है कि भाग जाओ, मेरा हाथ मेरे मेरे से बेकाबू हो चुका है। लेकिन बेन्यू नहीं भाग रही होती, वो तालिस्मा को लाके इसके हाथ पे लगा देती है जिससे ये वापस से कंट्रोल में आ चुका रहता है। लेकिन इससे क्या होता है कि बेन्यू की पावर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो वो नीचे बैठ जाती है। अब ये सब चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है रोकरू को। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हारे बचाने के लिए। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही हालत यहाँ पे ख़राब हो रही होती है। वो कहती है कि भाग जाओ, लेकिन ये नहीं भाग रहा होता है, दोनों साथ मिलकर लड़ रहे होते हैं। उतनी देर में हम देखते हैं कि साबुरु आ चुकी रहती है और सभी मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। कहती है अब तुम लोगों ने एक अच्छा कपल जैसा काम किया है, दूसरे से चिपक के रह रहे थे। हाँ, काफ़ी अच्छा था तुम लोगों का, मज़ा आ गया देख के। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो तो यहाँ पे भाई बहुत ही खतरनाक रहती है, गन बना लेती है। मतलब इसके पंखे में एक एक अलग अलग एलिमेंट रहता है और ये लगातार गन से फायर कर रही होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो इसका चमचा रहता है जिसने नकाब पहना हुआ रहता है वो भी कुछ कम नहीं रहता है। असल में ये लोग 12 गार्डियंस में से एक है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी पावर कुछ कम नहीं होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ये देख के रोकरू भी हैरान हो चुका रहता है। बेन्यू आगे बता रही होती है कि इनका जो चमचा है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब आप देख सकते हैं कि दोनों के हमले इतने सारे, मतलब मॉन्स्टर्स को इन दोनों ने ऐसे ही चुटकियों में निपटा दिया भाई, चुटकियों में। इन दोनों को तो मारने में सालों लग जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि दोनों जा रहे होते हैं, जहाँ वो बोलती है कि साबुरु सामा ने सही कहा, मैं कभी डेट पे नहीं गई। वैसे क्या जो हम दोनों ने जो भी कुछ किया, क्या वो सब एक डेट है? तो रोकरू को यहाँ पे थोड़ा हैरानी सा लगता है कि क्या ये मतलब सचमुच डेट है। वैसे तो रोकरू बेन्यू को पसंद करता है, लेकिन एक साइड होता है ना कि क्या यार ये इतनी ज़्यादा नकचीड़ी लड़की है, मतलब पसंद करता भी या नहीं भी करता ये तो उसके ऊपर है डिपेंड। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अब घर में आ चुके रहते हैं। घर काफ़ी साफ रहता है और वो जब आती है तो उसे देख के तो इसके नाक से खून निकल जाता है। बेन्यू कहती है तुम्हारे नाक से खून क्यों निकला? था वो कहता है ये ऐसा ड्रेस पहनी है तो मेरी क्या गलती है। लेकिन साबुरु कह रही होती है कि अभी तुम लोग का ट्रेनिंग बाकी है, अभी जो रात की ट्रेनिंग होगी वो मेन वाली ट्रेनिंग होगी, और वो जो ट्रेनिंग होगी उसी से पता लगेगा कि तुम दोनों कितने ज़्यादा क्लोज हो। दोनों शर्मा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे सुई धागा का काम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे सुई धागा काम इसलिए दिया जा रहा होता है क्योंकि रोकरू को अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं रहता है, और साबुरु चाहती थी कि इसे अपने हाथ पे कंट्रोल हो। तुम लोग कुछ और वाला कंट्रोल मत समझो, ठीक है, ये यहाँ पे किसी और चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ सुई धागा इसलिए दिया गया रहता है क्योंकि आपका कंट्रोल रहता है। लेकिन वो बेन्यू का मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि तुमने भी कुछ अच्छा नहीं किया है, तुम अपने स्कर्ट में ही सिल ली हो। तो ये देख के वो काफ़ी शर्मा जाती है और काफ़ी गुस्से में भी रह जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पर बैठी हुई रहती है, तो जो हमारा रोकरू रहता है वो उनके लिए चाय लेके आ रहा होता है। इन्होंने चाय ऑर्डर किया रहता है, मगर ये काफ़ी गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम ट्रेनिंग नहीं करवा रही हो, सिर्फ हमसे काम करवा रही हो और कुछ भी नहीं। तो वो कहती है तुम रिलैक्स रहो ना यार, आराम से रहो। तब तक थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि बेन्यू जो रहती है वो भी वहाँ पे आने लगती है और फिर वो चाय दे रही होती है। तो यहाँ मास्टर उसकी कहती क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे मास्टर को क्या चाहिए? तुम दोनों को ऐसा करना पड़ेगा ना कि तुम दोनों को अपने मन की बात समझनी पड़ेगी। वैसे मेरे कंधे काफ़ी दर्द कर रहे हैं, तो वो आता है कंधे दबाने के लिए, मगर फिर काफ़ी गुस्से में कह रहा होता है कि यार तुम्हारा एक्टिंग बहुत ज़्यादा है, सुबह से काम करवा रही हो, कुछ भी ट्रेनिंग नहीं दी है तुमने। तब वो बताती है कि तुम दोनों को ट्रेनिंग देने से भी अभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा कोई कोऑर्डिनेशन बना ही नहीं है। और अगर तुम्हें ट्विन स्टार बनना है तो उसके लिए तुम्हारा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम लोग का घंटा कोऑर्डिनेशन नहीं है। और फिर से बातों में फंसा लेती है यहाँ पे। थोड़ी देर के बाद वो कहती है चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी, लेकिन तुम नहीं पकड़ पाए शाम तक तो फिर तुमसे बहुत ज़्यादा मैं काम करवाऊंगी। तो अब ये सोच रहा होता है कि ऐसा इसने कपड़ा पहना हुआ है, ये कैसे छुप पाएगी। लेकिन जो साबुरु रहती है वो तो तितलियों में बदल जाती है भाई और फैल जाती है। अब यहाँ पे वो लोग ढूंढ रहे होते हैं, तो यहाँ पे जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है बेन्यू का। तो वो जब अंदर जाता है तो बेन्यू कहती है कि ये क्या है, असल में इसने कॉमिक छुपाया हुआ रहता है वो वाला। तो ये बहाना मारता है कि मैं नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे ये ज़बरदस्ती दे दिया कॉमिक। देखो बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, इसे पढ़ना रहता है, इसने अपने दोस्तों से छीन लिया था। वो कहती है ठरकी गई के। आगे हम देखते हैं कि उसमें से एक लेटर गिरा हुआ रहता है कि वो बाहर जा रही है। तो अब यहाँ पे बाहर में उसे ढूंढना पड़ेगा, तो बाहर का ढूंढने वाला काम थोड़ा ज़्यादा रहता है। अकेले ये कैसे ढूंढेगा, क्योंकि ये तो मंदबुद्धि रहता है।
अब बेन्यू आती है इसकी मदद करने के लिए। फिर उसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं तो लड़कियाँ बात करते हुए जा रही होती है कि वो तो एकदम मॉडल जैसी लग रही थी। और फिर जब वो लोग उसके बारे में पूछते हैं तो यहाँ काउंटर पे दिख जाता है निशानी। तो वो लोग यहाँ पूछते हैं कि वो लेडी कहाँ पे गई था, वो बताती है कि वो तो उस जगह गई है। तो अब ये लोग भागते-भागते कपड़े की दुकान में जाते हैं। कपड़े की दुकान से पता लगता है कि यहाँ फूड स्टोर में रहती है। फूड स्टोर में लेकिन आके उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया रहता है और सारा बिल पता है किसे भरना होगा, रोकरू को। तो रोकरू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसे मैं छोड़ूँगा नहीं। अब अब यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें उसकी तरह सोचना पड़ेगा। अगर हम उसकी तरह नहीं सोचेंगे तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएँगे, क्या कहती हो? तो अब यहाँ पे बेन्यो भी अपना दिमाग लड़ा रही होती है और ये भी अपना दिमाग लड़ा रहा होता है, जहाँ वो बोलता है कि सुबह मैंने शायद देखा था उसे, वो जिम के बारे में पढ़ रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो कहाँ गई होगी? वो फिर जिम में भागते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तो उसका मास्कमैन रहता है। उन्हें लगा था कि वो उन्होंने साबुरु को पकड़ लिया है, लेकिन अब यहाँ पे ये इन दोनों को एक और चिट्ठी देता है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग पहेली बुझाते-बुझाते पता नहीं कहाँ-कहाँ तक पहुँच रहे थे, लेकिन वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया बेन्यू। कम से कम तुम बहुत ज़्यादा क्लोज़ तो थी। वो खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये मूड भी ऑफ कर देता है। सोच रहा होता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरी हमेशा बेइज़्ज़ती कर देती है। तो वो कहती है कि इसमें भी कोई राज़ छुपा हुआ होगा, तुम ज़रा ध्यान से सोचो। लेकिन फिर से क्या बात बोलूँ मैं तुम लोग को, इन दोनों के बीच प्यार थोड़े होता है, इन दोनों के बीच तो भाई लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। तो थोड़ी-थोड़ी बात पे दोनों एक-दूसरे को मार देते हैं बार-बार। आगे हमें दिखाया जाता है कि वापस से गेट खुलने वाला रहता है, लेकिन जो हमारा छोटकू रहता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे किसी मॉन्स्टर का अंदेशा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बेन्यू गेट खोल देती है और फिर गेट के अंदर वो लोग पहुंच जाते हैं। तो हमें टेंटिकल वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह दिख रहा होता है और ये काफ़ी खतरनाक रहता है। हालांकि रोकरू हमला कर रहा होता है, बेन्यू भी हमला कर रही होती है, कुछ असर नहीं होता उतना ज़्यादा। और वो जो टेंटिकल वाला मॉन्स्टर रहता है, मतलब ऑक्टोपस वाला, उसने धुआं फेंक दिया रहता है, तो अब कोई किसी को देख नहीं सकता था। तो अगर अब इन दोनों को अटैक करना है तो इन दोनों को अपने अंतरात्मा की बात सुननी पड़ेगी और दोनों बिल्कुल वैसे ही कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अंधेरा सा छा गया रहता है तो दोनों अपनी अंतरात्मा की बातें सुन रहे होते हैं और हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अब ट्विन स्टार है तो भाई कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी ये लोग अपनी पावर को 100% एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो होता बिल्कुल वैसा ही है, दोनों अपनी पावर को कंट्रोल कर रहे होते हैं और इधर-उधर फाइनली मॉन्स्टर को इन लोगों ने मार दिया रहता है। साबुरु इनकी तारीफ कर रही होती है, असली का मॉन्स्टर नहीं रहता है, ये साबुरु ने खुद क्रिएट किया रहता है और कहती है कि तुम लोगों ने सही में बहुत अच्छा काम किया और देखो तुम्हारा हाथ भी कंट्रोल में। यहाँ पे वो थोड़ी-सी तारीफ़ क्या कर देती है, रोकरू कहता है कि देखा शाम होने से पहले ही हमने तुम्हें पकड़ लिया, तो लगता है कि हमारी डील यहीं पे कैंसिल हो जाती है। तो साबुरु कहती है कि तुम बच्चे भी ना, मतलब थोड़ी-सी तुम लोग की तारीफ़ क्या कर दी। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा 30 मार खान हो, लेकिन ये अभी इतना आसान नहीं है। वो फिर से यहाँ पर गायब हो चुकी रहती है और सीन कट हो चुका रहता है। हम देखते हैं कि वो कहती है तुम्हें लवी-डवी कपल को परेशान करने के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन वो कहता है कि हम लोग कोई नए कपल नहीं है। लेकिन फिर भी साबुरु यहाँ पे टोन मार रही होती है, कह रही होती है कि नहीं, तुम लोग अभी बिल्कुल नहीं समझे, तुम लोग अभी भी थोड़े से नए हो। लगता है तुम्हें थोड़ा-सा और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, शायद रात वाला एक्सपीरियंस तुम दोनों के लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, अब मुझे चलना चाहिए। फिर एक और लेटर वो उसे दे के जाती है, ठीक है? तो अब इस बार फिर से हम देखते हैं कि उसने कॉमिक छुपाया हुआ रहता है वही वाला, तो अब यहाँ पे फिर से बहाना मार देता है, लेकिन कुछ नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब यहाँ पर हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ से मार के जा रही होती है और कहती है कि मुझे ब्रेक चाहिए।